अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। हम एक्चुअल में, अब आज तक आपने अभी तक इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप अपनी लाइफ में पहली बार इकोनॉमिक्स देख रहे हो, ठीक है ना? तो ध्यान से समझना, ये क्या कह रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और हम एक्चुअल में इसमें एक प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब चुनने की प्रॉब्लम, चॉइस लेने की प्रॉब्लम, किसी चीज को चूज करने की प्रॉब्लम। किसी चीज को चुनने की प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो सब चीजों पे हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आप ये समझो कि ये चैप्टर जो है ना, वो मेनली 3 क्वेश्चनों से डील करता है। एक एक इकोनॉमिक्स जो होती है वो किसके साथ डील करती है, मतलब जो इकोनॉमिक्स है वो किसके साथ डील करती है, हम एक चीज पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स, सवाल क्या होने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। एंड हाउ डू अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेस दीज क्वेश्चंस, मतलब ये जो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, हर देश जो है ना वो अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम चलाता है, वो कैसे एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, ये सवाल। इन सवालों पे जवाब हम इस चैप्टर में जनरली समझेंगे। हम सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं जो एक्चुअल में हमारे रोजाना जीवन में, देखो आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट करना, कि द फर्स्ट टॉपिक इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस मतलब किसी भी चीज को चुनने की प्रॉब्लम, ऑप्ट करने की प्रॉब्लम। हम हमारे रोजाना जीवन में चीजों को चुनते हैं, चॉइस बनाते हैं। कैसे? शुड वी स्पेंड आवर पॉकेट मनी ऑन स्नैक्स और सेव इट फॉर शूज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसा है, क्या उस पैसे को मैं, जो भी पॉकेट मनी है कुछ भी, उसको मैं अभी किसी कुछ कुछ चीज खाने में खर्च कर दूं या फिर जूते खरीदने के लिए बचाऊं। अगर एक स्कूल लाइब्रेरी के पास कुछ ही कॉपी है किताबों की, बट बहुत सारे स्टूडेंट उसको पढ़ना चाहते हैं, तो किसको पहले किताब देनी चाहिए? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। शुड द स्कूल बाय मोर कॉपीज, क्या स्कूल को फिर बच्चों के हिसाब से देख के और कॉपीज खरीदनी चाहिए? विच क्रॉप मतलब खेती, एक फार्मर को उगानी चाहिए उस मिट्टी, उस बारिश या उस मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग। क्या एक बिजनेस को ज्यादा लेबर या फिर मशीन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए उसके बदले? क्या सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए हाईवेज पे या अस्पताल पे? तो ये सब आप इन सब प्रॉब्लम्स में क्या देख रहे हो कि क्या करना चाहिए, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू, क्या चुने, चॉइस किस चीज की रखें। ये सब इकोनॉमिक चॉइसेस होती हैं। तो इकोनॉमिक चॉइस, यहाँ पे एक वर्ड निकल कर आ जाता है कि इकोनॉमिक चॉइस एक ऐसा डिसीजन लेना है जहां पर आप क्या देख रहे हो कि कितना आपके पास संसाधन है और उससे आप अलग अलग क्या क्या यूजेस निकाल सकते हो। बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं आपको 100 रुपए दे देता हूं और कहता हूं इससे आपको पूरा दिन निकालना है 100 रुपए से। तो 100 रुपए में आप सोचोगे खाना खाना है, जायज बात है, सुबह, दिन में और शाम को कैसे कैसे खाना खाऊं कि आप पूरा दिन निकाल लो। आपके मन में सबसे पहले एक सवाल आएगा, भैया बस 100 रुपए। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस इकोनॉमी, कि आपके पास संसाधन ही कम है। क्या आपके पास अनगिनत संसाधन है? नहीं। 100 रुपए क्या इनफ है एक पूरे दिन के लिए? आप कहोगे नहीं। अगर मैं आपको यहीं पे 1 लाख रुपए दे दूं और बोलूं क्या खाना, आप कहोगे भैया तब तो बल्ले बल्ले है, जो मर्जी मन करेगा कुछ भी खाएंगे। लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम आपके पास क्या आ गई कि यू हैव संसाधन, रिसोर्स, पैसा, रिसोर्स जिसका आप इस्तेमाल करोगे दैट इज लिमिटेड। इसको इंग्लिश में याद रखना, यू हैव लिमिटेड रिसोर्स, पैसा कम है। पैसा कम है और आपकी जो चाहते हैं, वांट्स, वो क्या है? अनलिमिटेड। अगर आपको 1 लाख रुपए दे दिया जाए तब आप पता लगाओगे क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन अगर आपको 100 रुपए दे दिया जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या है? कहोगे भैया दे इतना सारे हो, मेरे ख्वाब इतने बड़े हैं, अब मेरे को क्या करना है? इतने बड़े ख्वाबों को इतने कम पैसे में बेस्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं सुबह 100 रुपए के भटूरे खा के पूरे दिन भूखा रह जाऊं। दिस इज द वर्स्ट चॉइस फॉर मी, मेरे लिए सबसे बेकार चॉइस थी कि मैं ये क्या कर दिया, सुबह ही 100 रुपए खराब कर दिया। तो आपको करना क्या है? आपके पास सबसे पहली चीज संसाधन क्या है? कम। और आपकी जो चाहते हैं वो अनलिमिटेड है। तो फिर उसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि उस पैसे को भी आप बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो, ये खाऊं वो खाऊं, ये खाऊं वो करूं, क्या करूं। तो आप फिर क्या करते हो? बेस्ट डिसीजन, दिमाग लगाते हो क्या करूं। सुबह 20 रुपए की कचौड़ी खाऊं या ब्रेड लाऊं, बटर लाऊं, दिन में भी थोड़ा ये खा लूंगा, शाम को भी थोड़ा ये खा लूं, पेट भरना है। अपने आप को सेटिस्फाई भी करना है, पैसा भी कम है और आपकी चाहते भी बहुत सारी हैं। ये एक इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है और दिस इज इकोनॉमिक चॉइस।
समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है ना, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक सरकार, सबको ये डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे क्योंकि किसी के पास भी कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं है। एक इंसान, उसके पास पैसा कम, संसाधन कम, कंपनी उसके पास संसाधन कम, सरकार उसके पास भी संसाधन कम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है नीड्स एंड वांट। पहले तो आप एक चीज समझो, एक होती है जरूरत, नीड, और एक होती है वांट। इन दोनों में फर्क है। नीड मतलब जरूरत, चाहत। चाहत तो आज आपकी ये भी होगी कि आप ये कर लो, वो कर लो, लेकिन नीड क्या होती है कि एक्चुअल में आपको जरूरत किस चीज की है। तो फर्क समझ पा रहे हो? चाहत और वांट्स, नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट्स, नीड मतलब बेसिक जरूरतें जो आपको आपके सर्वाइवल के लिए चाहिए, क्या खाना, शेल्टर, एजुकेशन, बुक्स, बेसिक कपड़े। लेकिन ये सब आपकी वांट्स हो सकती है। तो क्या आप नीड्स और वांट में फर्क समझ रहे हो? इस टाइम पर आपको आईफोन दे देना आपकी नीड है या वांट है? आप कहोगे वांट हो सकती है। एक 20,000 रुपए का भी फोन पकड़ा दो, अगर आपको जरूरत है तो नीड हो सकती है। तो क्या आप समझ पा रहे हो? आवर प्रेफरेंसेस इज डिवाइडेड इनटू नीड्स एंड वांट। नीड ऐसी चीजें जो बेसिक है जरूरत के लिए, खाना, पानी, घर, ये बेसिक जरूरत है। और वांट क्या है? वांट तो डिजायर है, इच्छा। ओहो, ये मिल जाए काश। बेसिक जरूरतों को ऐड कर देती है वो। जो बेसिक जरूरत तो है, लेकिन वो एक्स्ट्रा लेवल की जरूरत है, मतलब वो नहीं भी मिलेगा तो भी चल जाएगा, तो वो वांट्स होती है। गैजेट, छुट्टियां, लग्जरी आइटम्स, ये बढ़ भी सकती है और चेंज हो सकती है आपके समय समय के साथ, है ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसको बाईसाइकिल चाहिए, मोटर बाइक चाहिए, फिर कार चाहिए, क्योंकि जब बाईसाइकिल मिल जाएगी, अब बाईसाइकिल डिपेंड करता है क्यों चाहिए, बच्चा है, कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरी नहीं है, वांट्स है उसकी, चलो दिला देते हैं। कल को बोलेगा मोटर बाइक दे दो, मोटर बाइक के बाद क्या बोलेगा? कार दे दो, कार के बाद क्या बोलेगा? हवाई जहाज दे दो, रॉकेट दे दो, अब पूरी पृथ्वी ग्रह दे दो, है ना, अब सब दे दो। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो? यानी कि जो आपकी चाहते हैं ना, वांट्स, वो कभी खत्म ही नहीं होती। तो एक को खत्म करोगे मतलब दूसरी की चाहत बढ़ने लग जाएगी। जैसे ही एक एक की चाहत सेटिस्फाइड होगी, दूसरी बढ़ जाएगी। तो इंसान, यहां से हम क्या समझे नीड एंड वांट से? कि जरूरत, जरूरत तो देखो सिंपल सी बात है, रोज रात को रोटी मिल जाए, सब्जी मिल जाए, आपका काम पूरा। लेकिन फिर भी आपको चाहिए होगा कि आज बाहर से खाना खा ले, आज ये खा ले, आज वो खा ले, ऐसा खा ले। तो वो क्या है, इंसान की जो चाहते हैं ना, वो अनलिमिटेड है और वो लगातार चेंज भी होती जा रही है। आपकी एक चाहत पूरी कर दो, आपको खत्म, दूसरे की चाहत होने लग जाएगी। अब ये हमने अब तक यहाँ पे पढ़ा है। हमने पहले ये समझा कि समाज में हम लोग, इकोनॉमिक्स जनरली हम पढ़ भी क्यों रहे हैं, यहाँ पे हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम देख रहे हैं। किस चीज की प्रॉब्लम? चॉइस की प्रॉब्लम, क्या चुने। और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ क्यों रही है? क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, और संसाधन कम है, और फिर उस पर एक और प्लस प्रॉब्लम हमारी आ जाती है कि हमारी वांट्स, हम नीड तो छोड़ो, हमारी वांट्स भी बहुत सारी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उठ के आती हैं। और नॉट नीड्स एंड वांट्स हमने समझा, यहां से हमने समझ लिया कि संसाधन कम है और हमारी चाहते अनलिमिटेड है। अब हम समझेंगे मार्केट को। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां सामान, वस्तुएं बेची जाती, खरीदी जाती है। अब मार्केट हो सकता है फिजिकल, जाके बाजार में देख लो, और एक होती है वर्चुअल, ऑनलाइन। मार्केट तो समझ में आ गया, मार्केट है ना ऐसी। अब यहां से निकल के टॉपिक आता है चॉइसेस एंड लिमिटेड रिसोर्स। देखो, संसाधन जो है ना, वो जनरली आपकी जो नीड है और वांट है, उन दोनों को ही पूरा करते हैं। सिंपल सी बात है, तुम्हारी नीड, बेटा कोई चीज, कोई आपकी नीड बता सकते हो? मेरी ये नीड है इस टाइम पे, अच्छा खाना खाना, ये नीड नहीं है ना, ये तो वांट हो गई। समझ पा रहे हो आप? कोई ऐसी चीज जो आपको इस टाइम बहुत जरूरी है, मिल नहीं रही, और आपको बहुत जरूरी, स्कूल की बुक्स हो गई, तो ये इनकी नीड हो गई। बहुत बढ़िया इन्होंने पॉइंट कहा। अब वांट्स की अगर हम बात करें, तो वांट्स क्या हो सकती है मेरे भाई, बताओगे? तुम्हारी वांट्स कुछ भी हो सकती है। इनकी वांट्स ये है कि कटरीना कैफ इनकी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये इनकी वांट हो गई, है ना। और नीड क्या हो सकती है? नीड तो कुछ भी नहीं है अभी तो फिलहाल है, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी नीड को भी पूरा करना चाहते हो और आप अपनी वांट को भी पूरा करना चाहते हो। उस सब चीजों के लिए क्या चाहिए आपको? रिसोर्स क्या हो सकता है? पैसा भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। क्या वो अनलिमिटेड है? नहीं। प्रॉब्लम यही आ रही है। अच्छा, यहां पर जनरली हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ये क्योंकि तो थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना कि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है, लेकिन बेसिक प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें आती रहेंगी। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन करनी है, माल बनाना है, तो माल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? लैंड।
इसे कहा जाता है, देखो मैं लिख देता हूं, यहाँ वर्ड बार बार यूज होगा तो मैं आपको जनरली ये समझा देता हूं कि कुछ होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई माल बनाना है, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स, कुछ भी माल बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक सेकेंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी माल बनाने के लिए क्या चाहिए, तो कुछ भी माल बनाने के लिए आपको चाहिए जमीन, उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, लेबर, ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, कैपिटल, कैपिटल को पूंजी पैसा कहा जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये चीज चाहिए आपको। ये चारों चीजें हो जाएगी तो आप क्या कर लोगे, प्रोडक्शन कर लोगे। तो कल को मैं आपसे पूछूं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ये चार फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। ये सभी चीजों का आप इस्तेमाल करते हो और क्या बनाते हो, गुड्स या फिर कोई सर्विस बनाते हो। तो जो रिसोर्स, जो चीज है, संसाधन जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमें प्रकृति से भी मिला हो सकता है। भाई पानी पीने की भी तो जरूरत होती है, पानी, कोयला, ये सब आपको प्रकृति से मिलता है। कुछ संसाधन है जो आपने बनाए हैं, जैसे पैसा, पूंजी, कैपिटल या टेक्नोलॉजी। अब ये कुछ संसाधन है, ठीक है ना, और प्रॉब्लम ये है कि संसाधन क्या है, लिमिटेड, ठीक है ना। जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग है या फिर जो हमने बनाए हुए संसाधन है, बताओ इनमें से कौन सी चीज अनलिमिटेड है, बताओ, पानी, कोयला, पैसा, टेक्नोलॉजी, कोई सी भी चीज अनलिमिटेड है नहीं। आपको कल को प्रोडक्शन भी करनी है, जमीन अनलिमिटेड है नहीं, लेबर भी लिमिटेड है, पैसा कौन देगा, लेबर का। कैपिटल, पूंजी लगाना अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, तभी तो लोग लोन लेते हैं। टेक्नोलॉजी, तभी तो लोग बार बार अपग्रेड करना चाह रहे हैं। तो आप एक चीज देख रहे हो कि संसाधन हमारे यहाँ कमी है, और पता है संसाधन कम है ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, इससे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उस संसाधन के भी बतेरे इस्तेमाल हो सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। मतलब हमारे पास अनलिमिटेड संसाधन नहीं है। आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम पढ़ने क्या चाह रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, आप समझो। आप यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें पढ़ने वाले हो, वैसे तो 2 चीज, क्या कि संसाधन, जो रिसोर्स होता है वो कम है, आप इस पूरे चैप्टर में इसी पे बात करने वाले हो। और इंसान की जो वांट्स है, या नीड्स भी कह सकता हूं, पर वांट्स पे जनरली बात करता हूं, वो अनलिमिटेड है। मतलब आप चाहते तो बहुत कुछ हो, लेकिन चीजें आपके पास बहुत कुछ नहीं मिल सकती। और इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि वो जो संसाधन है ना, वैसे तो 2 प्रॉब्लम है, कहानी खत्म। लेकिन एक प्रॉब्लम और जता दी जाती है कि कल को आप देखोगे भैया मेरी चाहते तो अनलिमिटेड है, लेकिन मेरे पास पैसा उतना नहीं है, तो मेरे को चॉइस बनानी पड़ेगी कि मैं क्या चुनूं, मेरे लिए क्या बढ़िया होगा। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, आप इंसान बन गए। तो अब ये आपके पास चॉइसेस बनानी है आपको। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन उसकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगले दिन उठकर आए, आपने बोला भैया एक और प्रॉब्लम हो गई। मैं कहा क्या, कि मेरे पास जो रिसोर्स है ना, इसमें एक और प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि इसके भी मेनी यूजेस हैं, इसको भी मैं अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकता हूँ। कहाँ इस्तेमाल करूं, मैं फंस रहा हूं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या देख रहे हो, संसाधन कम है, आपकी चाहते अनलिमिटेड है, और इसको पूरा करने जैसे ही आप जाते हो तो आप एक और प्रॉब्लम अपने सामने देखते हो, वो कि इन संसाधनों के भी तो अलग अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। आपके सामने एक खेत पड़ा है, उस खेत पे आप क्या करो, या तो खेती कर लो या आप मॉल बना लो। आपकी चाहते तो अनलिमिटेड है, और खेत या जो जमीन है वो कम है। उस कम जमीन में आपने डिसाइड करा खेती करता हूं। जैसे ही खेती करने जाओगे मन में एक और सवाल आएगा, किस चीज की खेती। समझ पा रहे हो, बहुत सारे इस्तेमाल है। तो पहली चीज, आप चाहते तो बहुत कुछ हो, ये कर लूं वो कर लूं ऐसा कर लूं, लेकिन आप देख रहे हो चीजें कम है, और जैसे उस कम चीजों को पूरा करने बैठते हो आपके पास, तो कुल मिला के इस इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स आती है चॉइसेस की। और वो चॉइसेस की प्रॉब्लम क्यों आती है, बिकॉज आपके पास संसाधन कम है, चाहते अनलिमिटेड है, और उनके भी बहुत सारे यूज है। इसी पे आप बात करते हो, और ये सारी चीजें आपको कनेक्ट करी जा रही है।
आपको नीड एंड वांट समझा दिया कि आपकी चाहते अनलिमिटेड है, ये तो समझा दिया। दूसरा, आप इस चैप्टर में चॉइसेस को पढ़ने वाले हो, चॉइस चुनने चुनने वाले हो, संसाधनों को ये पढ़ दिया। अब आप पढ़ रहे हो कि संसाधन कम है, आपने देखा प्रोडक्शन करनी है, क्या चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन्हीं को कहा जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। चार चीजें चाहिए, लैंड चाहिए कम है, लेबर चाहिए कम है, कैपिटल चाहिए कम है, टेक्नोलॉजी कम है। फिर आप क्या करते हो, ये सारी चीजें देखते हो, और ये सारी चीजें जैसे मान लो ये सब है, कुछ संसाधन आप खुद बनाते हो, कुछ संसाधन आप नेचुरल देखते हो, और इन संसाधन भी लिमिटेड है। सेम टाइम पे आप देखते हो कि संसाधन जो है ना उनके भी अल्टरनेटिव यूज है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है, पैसों से आप फ्रूट्स खरीद सकते हो, जूता खरीद सकते हो, या उसको आप किसी और मकसद के लिए सेव करके रख लो, तो क्या हो गया, अलग यूजेस हो गए उनके। इसीलिए हमें डिसाइड करते हैं ना जब भी कि हमारे पास जो कम संसाधन, लिमिटेड संसाधन है, तो उसको जब हम कैसे इस्तेमाल करें कि बेस्ट इस्तेमाल हो, ऐसा ना लगे कि वेस्ट हो गया। सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है घरों में भी और पूरे देश में भी। तो एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि उसके पास स्केर्स रिसोर्स है, स्केर्स मतलब कम, और कैसे वो इससे लोगों की चाहते और जीवन शैली को बेहतर कर सके। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। जैसे अगला ही टॉपिक आता है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। एक संसाधन तो है, उसको भी अलग अलग जगह इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल जैसे स्टील, स्टील को मेडिकल सामान बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, रेफ्रिजरेटिंग बनाने में आप यूज कर सकते हो। इसीलिए आप देख रहे हो एक ही संसाधन के बहुत सारे यूज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइसेस बनानी पड़ेगी। कुल मिला के आप उसी टॉपिक पे आ रहे हो जो आपको स्टार्टिंग से बताया गया कि आपको यहाँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस पे बात करना है। अगर स्टील को आप एयरक्राफ्ट के लिए बनाते हो तो अब वो किसी मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेटर, इन सब में यूज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर आप किसी एक में चूज कर लेते हो उसे, तो दूसरे को आपको गिव अप करना पड़ेगा, और यही कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब यहीं से एक और वर्ड निकल कर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं जब पूछूं आपको याद रखना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। देखो, आपने आपने देखा आपके पास संसाधन है, संसाधन है आपके पास कम, बहुत सारे तो नहीं है, तो आप देख रहे हो उस कम संसाधन के भी क्या कर सकते हो, अलग अलग इस्तेमाल है। तो चार इस्तेमाल निकले, आपने कोई एक इस्तेमाल सिलेक्ट करा, कौन सा सिलेक्ट करा होगा चारों में से, जो सबसे बेहतर रहा होगा। और फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक को चुन लिया, तो आपने कितने सेक्रीफाइस कर दिए, कितने छोड़ दिए, तीन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता क्या कहती है, कि जब आप किसी एक को चुनते हो तो उसके बाद जो आपका अगला सबसे बेस्ट था उसको आपने एक्चुअल में सेक्रीफाइस करा, और वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको सामने दो जॉब रख दी, एक जॉब 50,000 रुपए की, एक 38,000 रुपए की, आपने कितने की चुननी है, 50 की, ऑब्वियस सी बात है। जैसे ही आप 50 की नौकरी चुनोगे तो सेकंड नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट क्या थी, 38,000। आज जैसे ही 50,000 आपने चुना, आपने क्या सेक्रीफाइस करा, 38,000 की नौकरी, दैट वाज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बस खत्म। इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। अभी मैं इस टाइम पर आपको पढ़ा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं 5,000 कमा रहा हूं पढ़ा के, यहां पर 5,000 कमा रहा हूं, अगर मैं यहीं पर कहीं और जाके इस पर्टिकुलर टाइम पे कहीं और जाके मैं नौकरी करता हूं, वहां मुझे 4,000 मिल जाते हैं, फिर मैं कहीं और नौकरी करता तीसरी जगह तो वहां 3,000 मिलते। तो 5,000 के बाद सेकंड नेक्स्ट बेस्ट कॉस्ट कौन सी है, 4,000 की, वही मेरी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जब भी हम किसी एक अल्टरनेटिव को चुनते हैं तो दूसरे को हमें गिव अप करना पड़ता है, और जो भी वैल्यू गिव अप की आती है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। कितनी बढ़िया तरीके से लिख दी बातें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वैल्यू है जो नेक्स्ट बेटर आपने ऑप्शन चुना था जिसको आप एक्चुअल में सेक्रीफाइस करे हो। मतलब सपोज एक इंसान के पास कुछ पैसा है, या तो वो फ्रूट्स खरीद ले या फिर वो जूते खरीद ले। अगर वो जूते खरीद लेता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थी ना, वो किस चीज की उसने गिव अप कर दी। देखो, इफ द पर्सन चूजेस द शूज, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट दैट वाज गिवन अप। मतलब जो भी उसने सेक्रीफाइस करी, वो सारी कॉस्ट जो वो फ्रूट्स के लिए खरीद सकता था वो उसने अब गिव अप कर दी। ठीक है ना। इसका मतलब चॉइस करनी है आपको, एक को आप सिलेक्ट करोगे तो दूसरे को आपको गिव अप करना पड़ेगा, और जो आप गिव अप कर रहे हो वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक बातें सारी समझ में आ रही है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे हो कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है, हमारी जो इकोनॉमी है, मार्केट है, उस मार्केट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या, कि संसाधन कम है और हमारी चाहतें अनलिमिटेड है, और जैसे ही हम
और ये देखते हैं कि ओके हमारे पास संसाधन कम है, हम अनलिमिटेड चाहतों को पूरा नहीं कर सकते, तो हमें कुछ चुनना पड़ेगा। जैसे ही हम चुनने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो जो हमारे पास संसाधन पड़ा है उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें फिर किसी एक को चुनना पड़ता है, और जैसे हम किसी एक को चुनते हैं तो जो हमारा सबसे बेस्ट हमने उसके बिल्कुल सब्स्टिट्यूट था जो हमने छोड़ा, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, जितना भी हम पढ़ रहे हैं सारी बातें क्लियर हो रही है, सारी चीज समझ में आ रही है। अब फार्मर की चॉइस के ऊपर बात करते हैं, बार्ले और वीट को लेकर। कंसीडर एक फार्मर के पास एक जमीन है, तो जमीन पहली बात क्या रही होगी, उसके पास लिमिटेड रही होगी। अगर उसके पास अनलिमिटेड होती तो वो बार्ले भी बना लेता और वीट भी बना लेता। तो फार्मर जो है ना वो बार्ले बनाएगा और वीट बनाएगा, बट फार्मर के पास क्या है ना, जमीन कम है, पानी भी कम है, लेबर भी कम है। तो फार्मर ने डिसाइड करा कि मैं कितना बार्ले बनाऊं और कितना वीट बनाऊं। तो उसने कुछ कॉम्बिनेशन रखे, उसने एक कॉम्बिनेशन बनाया जहां उसने बार्ले कुछ भी नहीं बनाया अपने खेत में, लेकिन उसने 100 किलो गेहूं बना दिए। एक और कॉम्बिनेशन उसने देखा, उसने कहा एक काम करता हूं, बार्ले 25 किलो बनाता हूं। तो जब उसने बार्ले को बनाना थोड़ा शुरू करा तो उसने कुछ थोड़ा सा सेक्रीफाइस करा, क्योंकि अब पहले तो वो बार्ले बना ही नहीं रहा था, वो गेहूं बनाया जा रहा था। लेकिन अब उसने दोनों बनाने का सोचा, तो उसने देखो बार्ले बहुत ज्यादा 25 बढ़ा दिया, लेकिन वो गेहूं से 10 ही कम कर रहा है। तो कुछ और भी एडअप करने के लिए कुछ कम करना पड़ेगा। अब जरूरी थोड़ी ना जितना बार्ले में बनता होगा उतना गेहूं बनता होगा, जरूरी थोड़ी ना। लेकिन अगले में उसने 25 से इसको कितना कर दिया, 50, और उसने 90 से इसको कितना कर दिया, 70। फिर उसने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दी, और इसकी थोड़ी कम कर दी। एक केस में इसको पूरा 100 कर दिया और इसको क्या कर दिया। इसी को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 11th की कॉमर्स का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर में आता है, चाहो तो देख लेना। तो सोचो देखो ये अब 9th में आ चुका है ये वाले टॉपिक। तो ये पीपीसी क्या सीन है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो पीपीसी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक मार्केट है। वैसे तो देखो इसमें ना जिस तरीके से भी आपको 9th में समझाया गया वैसा 11th में नहीं है, वो 11th में एक्चुअल में बहुत ज्यादा डीपली है। इस पे तो जस्ट एक बात कर दी कि एक किसान है और एक किसान दो गुड्स बनाना चाहता है फॉर एग्जांपल, तो वो संसाधन कम है उसके पास, इसीलिए वो दोनों नहीं बना सकता, इक्वल नहीं बना सकता दोनों को। देखो 100 नहीं बना पा रहा वो, अगर इसको 100 बना रहा तो उसने इसको पूरे 0 कर दिया। लेकिन जब उसने इसको बढ़ाना शुरू करा, यहाँ थोड़ा सेक्रीफाइस हुआ, उसने थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और सेक्रीफाइस, थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और सेक्रीफाइस, थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और सेक्रीफाइस, 0 कर दिया, एक को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो पीपीसी हमें जनरली कहता है कि देखो इसको ग्राफ पे बनाना, आप लोग ग्राफ पे समझना। सबसे पहले तो आप अपनी किताब वाला ही याद रख लेना, ये कुछ कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई। अब सबसे पहला कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे आप तुरंत साइड बाय साइड ग्राफ पे बनाना, ये ग्राफ पे आपका एक्स एक्सिस होता है ये वाली लाइन, 0 से इसको 20 40 60 80 100 ऐसे बनाना, इसको भी 20 40 60 80 100 ऐसे बनाना, और ये वाली रिप्रेजेंट करना गेहूं वाली, और ये बार्ले। आपके मन में एक सवाल आएगा, भैया चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, चेंज मत करना। जो आप जिसकी प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ाओ उसको नीचे लिखना, और जिसकी प्रोडक्शन आप धीरे धीरे कम करो उसको ऊपर लिखना, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस वाले को आप हमेशा जिसकी प्रोडक्शन बढ़ाओ उसको राइट साइड पे ऐसे, उसको नीचे। अब ध्यान से सुनो, पहला केस कॉम्बिनेशन है, आप 0 बार्ले बना रहे हो तो बार्ले पे आपका आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन गेहूं पे आपका आंसर 100 है, तो यहाँ आपका ग्राफ बन गया, कॉम्बिनेशन ए है। लेकिन जब आप 25 का बार्ले बना रहे हो तो जो 25 यहाँ आ जाएगा, और उस केस में आप 90 का वीट बना रहे हो तो वीट पे 90 आपने यहाँ लिख दिया, एक आपका यहाँ बना, एक आपका यहाँ बना, तो ये आपका बी कॉम्बिनेशन बन गया। फिर आपका सी कॉम्बिनेशन 50 और 70 पे है, तो यहाँ पे आप 50 बना रहे हो, ठीक है, और उसको आप वीट को आप और कम कर रहे हो, से क्या कहते हैं 70 कर रहे हो, तो 70 को आप यहाँ लिख रहे हो इस तरीके से ऐसे, ये आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर आप एक चीज देख रहे हो, थोड़ा सा आप और बढ़ा रहे हो। आप एक चीज देखो, इसको जो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना, अगर आप लगा सको तो, इसको आप हर बार कितना एडअप कर रहे हो, यानी कि यहाँ हर बार सेम ऐड हो रहा है, लेकिन वहां जो कम हो रहा है ना वो धीरे धीरे 10, फिर कितना कम 20, फिर कितना कम 30, फिर कितना कम 40। मतलब आप एक सेम कॉमोडिटी बार बार बढ़ा रहे हो, लेकिन दूसरे की जो आप कम कर रहे हो ना वो सेम कम नहीं कर रहे, सेक्रीफाइस आपका ज्यादा हो रहा है, सेक्रीफाइस आपका ज्यादा हो रहा है। और मुझे लगता है शायद इसको प्रॉपर डीपली नहीं समझाया गया होगा 9th की एनसीईआरटी में।
नाइन्थ की एनसीईआरटी में से ज्यादा डीपली अच्छे से नहीं समझाया गया। यहाँ पे एक ही तो बिल्कुल एक एक, और इसको बड़ी क्लास में कैसे बताया, एक एक बढ़ाते हुए। और वहां ना 15, 15 के बाद 14, 14 के बाद 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 5, 5 के बाद 0 ऐसे दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझो, 10, 10 कम करते हुए, 10, 10 के बाद 10 के बाद 20 कम, 20 के बाद 30 कम, 40 कम। इस वजह से आपका जो ग्राफ है ना वो थोड़ा इस तरीके से बन रहा है कर्व, और थोड़ा नीचे बन रहा है इस तरीके से। मतलब ये जो ग्राफ है ना, इसके ऊपर बहुत बड़ा रीजन निकल कर आता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जहां मैं क्या करूंगा, कोई दो डिफरेंट, अच्छा पहली बात तो इकोनॉमिक्स में एक और है कि यहाँ तो ना दो सेम गुड्स को उठा लिया, एक बार्ले और वीट, दोनों खेती से रिलेटेड है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता, जब आप 11th में पढ़ोगे वहां पर दो डिफरेंट उठाए जाते हैं। जैसे एक तरफ पता है क्या उठा लेगा, टैंक, टैंक मतलब वो देश में बनता है आर्मी से रिलेटेड, और एक कोई भी एक बटर उठा लेगा। अब बताओ टैंक और बटर का कोई रिश्ता नहीं है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए दो डिफरेंट गुड्स उठाता है। और दो जब डिफरेंट गुड्स उठाएगा तो क्या करेगा, अब चलो हम यहाँ पे बार्ले और वीट ही उठा रहे हैं, तो मान लो जैसे वीट 15 बनाना है, 15 बना रहा है और बार्ले 0 है, तो 0 के बाद वो 1 कर देगा, तो इसे 1 कम करेगा, ठीक है। इसे अगली बार सिर्फ 1 और बढ़ाएगा, लेकिन इसे 1, 15 में 1 कम करा, अब की बार 2 कम करेगा, 12 हो जाएगा। अब इसे फिर 1 बढ़ाएगा, लेकिन इसके बाद इसे 3 कम कर देगा, 9 कर देगा। फिर इसे 4 बढ़ाएगा, 1 बढ़ाएगा, फिर 9 में कितना कम करेगा, 4 कम कर देगा, 5। फिर ये 4 में 5 कर देगा, और 5 में बिल्कुल 5, अब की बार 0 0 हो जाएगा। अब इस ग्राफ को बनाते हैं। अब आप देखो इस तरफ, यहाँ पे आप इस तरफ बार्ले लिखोगे और इस तरफ वीट लिखोगे, जो कम हो रहा है 0 पे 15 आ रहा है, तो आप इसे 3 के पहाड़े से लिख सकते हो, 3, 6, 2, 2 के पहाड़े से लिख लेना, एक काम करना 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10, और मान लो 12, और मान लो 14, और फिर इस तरफ थोड़ा और बड़ा करके 15, 16, 16 कर देते हैं चलो। और यहाँ पे भी हम फिर 2, 2 के हिसाब से रख दें, चाहे तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके। पर 2, 4, 6, 8 पे चल नहीं पाएगा ये, तो हम इसको एक काम करते हैं, चलो एक एक के हिसाब से बनाते हैं। एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5। अब एक चीज देखो, बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पे वो 0 पे तो 15 है, तो यहाँ हो गया 15। फिर एक पे आप देखते हो 14 हो जाता है, यानी कि यहाँ हो जाता है। 2 पे आप देखते हो 12 हो जाता है, यानी कि यहाँ हो जाता है। 3 पे आप देखते हो वो 3 पे 9 हो जाता है, 9 मतलब थोड़ा सा और तेजी से गिरने लग गया, देखो 3 पे वो 9 हो जाता है, गिरने लग गया तेजी से। 4 पे वो 5 आ गया, बहुत तेजी से गिरने लग रहा है, और 5 पे वो 0 आ गया। तो आप देखो कर्व ना थोड़ा सा ऐसे बनेगा, इस तरफ, मतलब थोड़ा इस तरफ फूला हुआ बनता है। अच्छा, कर्व सीधा भी गिर सकता था, ऐसे भी गिर सकता था, ये 3 तरीके से गिर सकता है, पता है कर्व। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका जो कर्व है वो इसी तरीके से क्यों गिर रहा है, ऐसे क्यों नहीं गिरता और ऐसे क्यों नहीं गिरता। इसके रीजन दे रहा हूं मैं आपको। स्ट्रेट बड़ा सिंपल है, अगर आप एक एक बढ़ाते और एक एक कम करते तो होता, एक एक बढ़ाते और एक एक कम करते, 15 के बाद 14 के बाद 13, 12, 11, 10 ऐसे कम करते, तो पता कैसे होता, ऐसे गिरता, इस तरीके से, इस तरीके से गिरता। लेकिन ग्राफ ऐसा कब गिरता, जब पता है क्या होता, कम एक एक ही करते लेकिन बढ़ाते ज्यादा। मतलब एक के बाद दो, दो के बाद चार, बहुत तेज बढ़ा दिया, 4 के बाद उसका डबल 8 बढ़ा दिया, 8 के बाद 16। लेकिन गिराते कैसे, 15, 14, 13, 12, 11 इस तरीके से। इस पीपीसी को कहा जाता है कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे आ रहा है। इसे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं, नीचे आ रहा है। इसे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं, नीचे आ रहा है। बट इन तीनों में एक चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस वाले को कहा जाता है कि ये ओरिजिन, यहां से अगर आप देखोगे तो उस तरफ कनकेव जैसा नजर आ रहा है, कनकेव फिगर में नजर आ रहा है, तो इसको कहा जाता है कनकेव टू ओरिजिन, इस तरीके से गिरता हुआ। इसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कहा जाता है, और इसे बिल्कुल उल्टा कन्वेक्स कहा जाता है। लेकिन आपकी किताबों में इतनी ज्यादा डीपली बातें नहीं कर रखी है, तो हमें ये नहीं याद रखना कि ये कनकेव है या कन्वेक्स, और बाय चांस पूछ ले तो ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको समझा दिया इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इस टेबल को समझे, तो वही एक चीज है भाई, सिंपल सी बात। अब आपके मन में एक सवाल मैं पूछता हूँ भाई, कि ये एक एक 25-25 बढ़ाने से, मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये ज्यादा क्यों गिराया, क्योंकि आपकी बुक में है नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा एक बार। लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये एक एक बढ़ाने से दूसरा कम क्यों कर रहा है, बता सकते हो आप अंसारी? एक एक ये प्रोडक्शन बढ़ा रहा है 25 से 50, 75, ये कम क्यों कर रहा है?
जगह नहीं, ये बोलेंगे कि भैया उसके पास जगह नहीं, उसके पास संसाधन कम है, लिमिटेड रिसोर्स है भैया, वो दोनों नहीं बना सकता एक साथ। तो अगर एक के बढ़ा रहा है तो दूसरे की ऑब्वियस बात है कम करनी पड़ेगी। अब कल को आपसे कोई पूछे कि ये ग्राफ नीचे की तरफ क्यों गिरता है, तो आप ये बोलना बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, संसाधन कम है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर वी हैव टू सेक्रीफाइस द अदर, है ना, एक के प्रोडक्शन बढ़ाना दूसरे कम करेंगे, इसीलिए हमारा ग्राफ नीचे गिरता है। ये रीजन भी पता चल गया हमें। कल को हमसे सवाल करके पूछे कि क्यों गिर रहा है नीचे ग्राफ, तो हम बोलेंगे क्योंकि संसाधन कम है इकोनॉमी में, एक के प्रोडक्शन बढ़ाने से दूसरे की गिरानी ही पड़ती है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ना, इस बात को याद रखना। ये सारे इसके कॉम्बिनेशन है जो मैंने भी आपको समझाया, ठीक है ना। अच्छा, इसी को कहा जाता है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब जब फार्मर ए से ई पे गया, मतलब ये ए कॉम्बिनेशन था, ये ए कॉम्बिनेशन था और नीचे आते आते ई कॉम्बिनेशन पे आया, तो बार्ले तो वो बढ़ाता गया लेकिन वीट को वो गिराता गया, क्योंकि फार्मर के पास लिमिटेड रिसोर्स, संसाधन कम था, एक और बार्ले बढ़ाने के चक्कर में उसे वीट की प्रोडक्शन गिराने लगी, और इसी को हम ट्रेड ऑफ भी कहा जाता है। ट्रेड ऑफ का मतलब पता है क्या होता है? जब आप एक और ऑप्शन बनाने का किसी और को चुनते हो तो दूसरे को आप गिव अप करते हो, और इसी को हम ट्रेड ऑफ भी कहते हैं। और यहीं से पीपीसी की बात हो जाती है। पीपीसी क्या होता है? पीपीसी आपको कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। कॉम्बिनेशन, ये ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई, किस किस के कॉम्बिनेशन दिखा रहा है? बार्ले के और वीट की। और ये ग्राफ में एक्स एक्सिस जो है ये वाला, ये किसका था? बार्ले का केजी में, और ये वाला जो था वो वीट का था। और इसमें ए बी सी डी ई पॉइंट, ये जो आपने सारे पॉइंट देखे ए बी सी डी ई पॉइंट, ये सब टेबल के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। और ये क्या दिखा रहे हैं कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है वैसे पीपीसी? क्योंकि संसाधन कम है, एक प्रोडक्शन बढ़ाने से दूसरी गिनानी ही पड़ेगी। और पीपीसी की परिभाषा क्या है? पीपीसी जनरली अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाती है गुड्स की, जो एक इकोनॉमी अपने जितने भी उसके पास संसाधन है उसमें से वो बना सके। मतलब मैं आपसे कल को पूछूं ना कि पीपीसी क्या है, मेरे भाई सोना नहीं है, इधर ध्यान दो। मैं आपसे कल को पूछूं कि पीपीसी क्या है, तो आप पता क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया पीपीसी मतलब दो गुड्स की प्रोडक्शन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज में है। मतलब आप बोलोगे भैया हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास संसाधन पड़ा है, उससे हमने एक प्रोडक्शन, दो गुड्स की प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए हैं, वही पीपीसी है। मैं आपसे फिर से पूछता हूं व्हाट इज पीपीसी, तो आप बोलोगे भैया जो हमारे पास संसाधन है, उस संसाधन से हमने दो गुड्स की प्रोडक्शन करी है, बार्ले और वीट की, और उसकी प्रोडक्शन की हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाया। जब हमने ये दिखाया कि अगर हम एक को सबसे ज्यादा बना रहे हैं तो दूसरे को जीरो बना रहे हैं, अगर हम जो जीरो वाली को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो पहले वाली को हम थोड़ी कम करते जाएंगे। तो सारे अलग अलग सवाल उठता है पीपीसी डाउनवर्ड क्यों था? क्योंकि हमें पता है किसी एक की प्रोडक्शन बढ़ाने से दूसरे की कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसाधन कम है। फार्मर जो है ना, वो एक की बढ़ाने प्रोडक्शन से दूसरे की नहीं बढ़ा सकता। उसको अगर एक की बढ़ानी है तो दूसरी वो कम ही करेगा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है। तो इसलिए कुछ बनाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसीलिए डाउनवर्ड होता है। बाकी एक सवाल है कि पीपीसी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अब देखो समझो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? किसी एक को चुनने से दूसरा कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो वो। पीपीसी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाता है। कहता है पीपीसी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाता है। कैसे भाई? सपोज एक फार्मर ए से बी में गया, तो ए में वो क्या बना रहा था? 0 केजी, और 0 केजी के बाद जब वो बी में गया तो 25 केजी बनाना शुरू करा, है ना। और वीट उसने 100 से 10 कम कर दिया था। तो फार्मर ने क्या करा? बार्ले को ज्यादा बनाया, लेकिन गेहूं को उसने गिव अप करा। तो उस केस में जो गेहूं उसने गिव अप, सेक्रीफाइस करे, वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। क्यों? क्योंकि बार्ले ज्यादा बनाया। कितना आसान है। अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ के जरिए कि डी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आप कहोगे भैया 25 गेहूं, 25 बार्ले और बनाने के चक्कर में 30 किलो गेहूं का सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस है वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ पा रहे हो मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ना सारी बातें? चलो इसके बाद आगे चलते हैं। अगला एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। एक और चीज आप खैर याद रख सकते हो। दूसरी चीज क्या कि एक्चुअल में हमारी इंडस्ट्री में होता क्या है ना, ये एक तरीके से अजम्पशन है पीपीसी की, ये हम मान के चलेंगे क्या कि हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन देखे, ए देखा, बी देखा, सी देखा, डी देखा, सारे कॉम्बिनेशन देखे। हम उन सारे कॉम्बिनेशन में एक बहुत बढ़िया बात देखते हैं, और वो बात हम अज्यूम करके चलते हैं और मान के चलते हैं कि जब बंदे ने 0 से ना 25 करा
और 25 के बाद 50 करा, 75 करा, फिर 100 करा, और दूसरा उसने कम करा। तो किसी भी स्टेज में ऐसा नहीं हुआ होगा, किसी भी कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसने संसाधन का खराब इस्तेमाल करा होगा। उसने हर वक्त जितना भी उसके पास संसाधन रहा होगा उसका बेस्ट इस्तेमाल करा होगा, यानी कि उसने हमेशा रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज करा होगा। जितने भी पॉइंट थे ना पीपीसी पे, जितने भी पॉइंट थे वो रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करा संसाधन का, कोई भी आपने वेस्टेज नहीं करी। तो इसीलिए पीपीसी यूजफुल है अगर आपको कभी बेहतर प्लानिंग करनी हो, बेहतर प्रोडक्शन के डिसीजन लेने हो, ठीक है ना, या आपको प्रोडक्शन की चॉइसेस समझनी हो, और ये एक गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस सबके लिए यूजफुल हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। बीच में आपके सवाल आते हैं, आपके पेरेंट कैसे चॉइसेस बनाते हैं हर रोज खरीदने की चीजों के, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आंसर डिपेंड करता है हर इंसान के अकॉर्डिंग, है ना, ये आप खुद से कर सकते हो। अगला सवाल है, हाउ डू यू डिसाइड टू स्पेंड योर टाइम, और क्या ये टाइम आपको स्केर्स लगता है, वो एक चीज है, ठीक है, आपके ऊपर है भैया, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा है व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील विद। अब देखो, अब तक हम एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो कि हम इस चैप्टर का एक फेज समझ चुके हैं, जहां हमने ये पढ़ लिया है कि जो हमारा देश है, जो हमारी इकोनॉमी है मार्केट के अंदर, वहां पर हम ये देखते हैं दैट वी आर हैविंग लिमिटेड संसाधन, वी आर नॉट हैविंग सो मच संसाधन, हमारे पास संसाधन कम है। कम संसाधन को लेके हमें जो है हमारी अनलिमिटेड चाहते पूरी करनी है, और अनलिमिटेड चाहते जब हम पूरी करने बैठते हैं तो हम एक और चीज देखते हैं कि उन संसाधन का भी बहुत सारा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर हम किसी एक को चुनते हैं, और जो हम सेक्रीफाइस करते हैं वही क्या होती है एंजल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। चलो खैर, अब हम इकोनॉमिक्स को देखें अगर, तो इकोनॉमिक्स डील किससे करते हैं। देखो, आपने जनरली पूरी बहुत देर से इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ ली, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं जाना, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स, पहली बात ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक शब्द से आया, ओइकोनोमिया। ओइको मतलब हाउस होल्ड, और नीमिया मतलब मैनेजमेंट करना, घर को मैनेज करना। जब ये शुरुआत हुई थी ना, तो ये वर्ड ना किसी घर की मैनेजमेंट के लिए यूज होता था, फिर एक राज्य के लिए यूज हुआ, फिर पूरे देश में वायरल हो गया। ये ओरिजिनल आइडिया इकोनॉमिक्स का था ना, वो तो घर को मैनेज करना, ठीक है ना। बट इकोनॉमिक्स जो होती है वो क्या, वो सिर्फ एक घर तक सीमित है, नहीं, वो तो एक देश को चलाने तक सीमित हो सकती है। फैमिली, बिजनेस, सरकार, हर किसी के पास लिमिटेड संसाधन है, तो इसीलिए जो नीड्स और वांट्स हैं वो सबको पूरे करने के लिए, संसाधन को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। आप इकोनॉमिक्स जनरली पढ़ते क्यों, कोई आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स क्या है, मैं आपको डेफिनेशन लिखा है तो लिख लो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। It is a subject of science. Economics is a subject of science. Economics is a subject of science. ये आप याद कर लेना, बहुत बढ़िया। आधी ऊपर से गीली, आधी नीचे से गीली, क्या हो रखा है ये। Economics is a subject of science. पेन दे दियो इनमें से किसी को पेन नहीं। Economics is a subject of science which deals with the study of. Economics is a subject of science. Economics is a subject of science which deals with the study of. Economics is a subject of science which deals with the study of human behavior. Economics is a subject of science which deals with the study of human behavior. ये इकोनॉमिक्स की परिभाषा है। इसका मतलब पता है क्या है कि इकोनॉमिक्स मतलब पता है क्या है, इकोनॉमिक्स में आप लोग, हम लोग, ये एक तरीके से साइंस का सब्जेक्ट है, और हम इसमें एक इंसान के व्यवहार को पढ़ते हैं कि एक इंसान है, उसके पास संसाधन कम है, और वो इस संसाधन कम को कैसे अपनी चाहतों को अनलिमिटेड पूरा करेगा। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, उसकी भी डेफिनेशन बोल देते, वो भी लिख लेना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, और ये वाली याद कर लेना, ये याद करना आसान है। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट, the cost of next best alternative use of resource, the cost of next best alternative use of resource is opportunity cost. एक और वर्ड आ जाता है, इसको भी लिखवा देता हूँ, that word is scarcity, 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 scarcity। स्केर्सिटी मतलब क्या होता है, इसको लिख लो, when supply is less than its demand, when supply is less than its demand, it is known as scarcity।
ठीक है ना। सब स्केर्सिटी मतलब क्या होता है भाई, मार्केट में सप्लाई कम है और लोगों की डिमांड ज्यादा है, तो कमियां हो जाएंगी और इसी को क्या कहा जाता है, स्केर्सिटी। कुछ परिभाषाएं आप याद रख लेना। और पीपीसी की भी डेफिनेशन बोल देता हूं, लिख लो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी, reflect the various possible PPC reflect the various possible combination of two commodity। ये टू कॉमोडिटी लिखने जैसे लिखोगे ना, टू कॉमोडिटी ब्रैकेट में दो गुड्स लिख लेना, व्हीट और बार्ले, ठीक है ना, ब्रैकेट की जगह छोड़ दो। The production possibility curve reflect the various possible combination of two commodity in which an economy in which an economy in which an economy can be produced in which an economy can be produced in which economy in which an economy can produce in which an economy can produce in which an economy can be produced on the basis of in which an economy can be produced on the basis of in which an economy can be produces on the basis of full and efficient use of resource with technology during the given period of time। अब जनरली हम इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करते हैं, इकोनॉमिक्स जनरली किसके साथ डील करती है, इकोनॉमिक्स डील करती है कैसे एक इंसान या सोसाइटी बेहतर चॉइसेस बना सकता है, उसके कम संसाधन है उसके पास और वो अपनी अनलिमिटेड चाहत पूरा कर सकता है। रिसोर्सेज हमें पता है अलग अलग यूजेस दे सकती है, इसलिए एक बिजनेस या सरकार जो है उसको डिसाइड करना है कैसे रिसोर्सेज जो है वो एलोकेटेड करने चाहिए, और ये डिसीजन जो है ना वो एक इंसान और पूरे समाज को प्रभावित हो। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना दैट इज इकोनॉमिक एंटिटीज। ये क्या चीज है इसको समझते हैं, बड़ा ध्यान से समझना। कहता देखो, अलग अलग जो पार्टिसिपेंट है ना वो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेते हैं और इसी को इकोनॉमिक एंटिटीज कहते हैं। मतलब इकोनॉमिक एंटिटीज क्या है ना कि इकोनॉमिक की जो इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज होती है, काम होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, तो लोग अलग अलग जगह पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान लो किसी ने कंज्यूमर के बारे में पढ़ना चाहा, किसी ने प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ना चाहा, किसी ने ये पढ़ना चाहा कि एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, या एक बिजनेस कैसे वर्क करता है, या कोई फाइनेंशियल पैसों वाली संस्था कैसे काम करती है। हाँ, ये अलग अलग एंटिटीज जो होती है ना वो आपस में एक देश के अंदर या एक इकोनॉमी में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। जैसे हमारा सरकार से क्या लेना देना हो सकता है, टैक्स से रिलेटेड लेना देना, प्रोड्यूसर का भी टैक्स से रिलेटेड लेना देना हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक एंटिटीज है ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। इकोनॉमिक एंटिटीज है क्या, इकोनॉमिक एंटिटीज मतलब अलग अलग पार्टिसिपेशन करना इकोनॉमी एक्टिविटीज में, जैसे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, एंटरप्राइजेस, इन सबका अलग अलग पार्टिसिपेशन रखना। देखो, इकोनॉमिक्स आपको क्या समझाती है, इकोनॉमिक्स आपको समझाती है हाउ डू पीपल वर्क एंड अर्न वेजेस, मतलब लोग कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे काम करते हैं, ये आप इकोनॉमिक में ये पढ़ते हो इकोनॉमिक एंटिटीज में। आप ये बात समझना कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे क्या, इकोनॉमिक्स में डील किससे करोगे। वेल्थ और संसाधन मतलब किसी के पास जो संपत्ति पड़ी है और जो संसाधन पड़े हैं कैसे बटे हुए होते हैं, कैसे किसी चीज का मार्केट में प्राइस डिसाइड होता है। ये बहुत सारी चीजें, इकोनॉमिक्स सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं है। आप यहाँ पे ये पढ़ रहे हो कि इस इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या पढ़ सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स ओनर्स भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आगे जाके आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हो, ये भी ध्यान रखना एज एन इकोनॉमिस्ट। कैसे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करती है, पढ़ाई और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट पैसों को कैसे प्रभावित करती है, सरकार की पॉलिसीज कैसे प्राइस में प्रभावित लाती है, और कैसे ट्रेड अफेक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट और मार्केट्स को, मतलब व्यापार कैसे प्रभावित करता है रोजगार और मार्केट को। इसलिए इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करना है ना उसमें आप अलग अलग डिसीजन और आपस में अलग अलग इंटरेक्शंस देखते हो, ठीक है ना। बाकी ये एक तरीके से जो साइड डेफिनेशन है इकोनॉमिक एंटिटी की, ये आपको एक समझाते हैं इकोनॉमिक एंटिटी है क्या, जहां पे
पार्टिसिपेंट जो होते हैं ना वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, इन सबके रिलेशन पढ़ सकते हैं कि आपस में इनका क्या लेना देना है। तो ये जस्ट एक छोटा सा टॉपिक था इकोनॉमिक एंटिटीज के बारे में, इसको आप याद रखना। इसके बाद है कि इकोनॉमिक्स और डेटा, क्योंकि इकोनॉमिक्स मतलब इंसान के बिहेवियर को पढ़ना कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, इसका डेटा से क्या लेना देना। तो देखो समझो, एक अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन जो होता है ना वो सिर्फ तुक्के के बेसिस पे नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को एक इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, एक इकोनॉमी में क्या डिसीजन है ये लेना है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ तुक्का लगा दो। एक्चुअल में आप क्या करते हो, पूरा आंकड़ा डेटा वो उठा के रखते हो और उस डेटा को रीड करते हो, फिर पढ़ते हो कि एक्चुअल में इस पर्टिकुलर सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है ना, जिसे डेटा प्लस एनालिसिस कहते हैं, है ना। डेटा मतलब जो भी आंकड़ा आपने इकट्ठा कर रखा है, जैसे आपके स्कूल के बच्चों का, आपकी क्लास का, है ना, तो ये डेटा जनरली मदद करता है एक्चुअल में इस कोई भी डिसीजन लेने में। तो इकोनॉमिक्स या जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो किसी भी डेटा के बिना डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है ना। बाकी जो अलग अलग एंटिटीज है वो इन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे मान लो फैमिलीज है, फैमिली को डिसाइड करना है फॉर एग्जांपल कैसे वो अपनी इनकम का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे उनका कितना खर्चा होगा, खाने में कितना खर्चा होगा, दवाइयों में, स्कूल की सप्लाईज में, या ये तो जरूरी आइटम्स हो गए जो उनके बच्चों के लिए है। नॉन एसेंशियल आइटम जैसे ज्वेलरी, एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, ये जनरली इसके अलावा कुछ ऐसा भी पैसा है जो वो सेविंग के तौर पर रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारी चीजें कि उनके पास एक पैसा है और वो उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की बात करें तो सरकार जनरली टैक्स के जरिए क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है और फिर उस टैक्स के पैसे को इकट्ठा करके अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे इसको बेहतर करती है, या जो गरीब लोग हैं उनका भला करती है। ऐसे ही बिजनेस, बिजनेस क्या करता है, देखो बिजनेस जनरली मार्केट के ट्रेंड पड़ता है, मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमरों की क्या जरूरतें हैं, वैसा कुछ प्रोडक्ट बनाओ और फिर नई इनोवेशंस करता है। और मेन मकसद क्या होगा एंटरप्राइजेस का, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना। तो जनरली ये सारी चीजें जो है ना ये एक इकोनॉमिक की एंटिटीज कहलाती है। और ये इकोनॉमिक एंटिटीज अगर कोई एज एन इकोनॉमिस्ट, मान लो कल को तुम इकोनॉमिस्ट बनते हो, तो तुम क्या करोगे, तुम इन प्रॉब्लम को पढ़ोगे, इन प्रॉब्लम को देखोगे, तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो डेटा भी चाहिए रहता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। और तुम अगर इकोनॉमिक एंटिटीज, तो डिपेंड करता है कि तुम किस पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हो। तुम कंज्यूमर के बारे में पढ़ना चाहते हो, तुम प्रोड्यूसर का डाटा पढ़ना चाहते हो, तुम सरकार का पढ़ना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर बिजनेस का पढ़ना चाहते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। यानी कि एक बिजनेस में भी तुम एज एन इकोनॉमिस्ट काम कर सकते हो, ठीक है ना। इकोनॉमिस्ट का देखो रोल क्या होता है, तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, जैसे आप लोग कल को इकोनॉमिस्ट बन गए, तो आप लोग अलग अलग डिसीजन लेने से अलग अलग पहले अलग अलग चीजों को पढ़ते हो। जैसे आप पढ़ते हो कि हम फॉर एग्जांपल हमें कोई डिसीजन लेना है तो हमारे पास उसके क्या क्या अल्टरनेटिव्स है, क्या क्या हम चुन सकते हैं, ये चुने वो चुने, क्या डिसीजन होने चाहिए। आप उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हो कि अगर मैं ये चुनूंगा तो दूसरा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट क्या होगा, क्या क्या इसके परिणाम होंगे, आउटकम्स क्या क्या होंगे, इसमें रिस्क कितना है और इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है क्या कि मैं बहुत बढ़िया ग्रो कर जाऊं इस चीज में। और ये इंफॉर्मेशन का यूज करके जैसे मान लो सरकार का रिपोर्ट बना दिया, या इकोनॉमी का सर्वे कर दिया, या एक कंपनी की फाइनल स्टेटमेंट बना दी, तो ये सारी चीजें तैयार की जाती है। और यही एनालिसिस जो होती है ना वो कल को मतलब ये एनालिसिस इंफॉर्मेशन मदद करती है कल को क्या रिस्क हो सकता है या क्या मौके आ सकते हैं ये सब समझने में। यानी कि एक कंपनी ये देखना चाहे कि इन फ्यूचर वो बढ़िया कोई कोई पर्टिकुलर फील्ड में घुसना चाहती है, तो वो एक इकोनॉमिस्ट को बुलाएगी, बोलेगी मुझे इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करो। तो एज एन इकोनॉमिस्ट अगर आप होगे तो जो भी वो फील्ड उन्होंने आपको दी होगी आप उसको पढ़ोगे, डेटा इकट्ठा करोगे, डेटा को पढ़ोगे, समझोगे, ये उसके फायदे देखोगे, नुकसान देखोगे, इसके मौके क्या हो सकते हैं, इसमें रिस्क क्या हो सकता है, इसमें क्या फायदा, ये सारी चीजें आप पढ़ के एक कंक्लूजन निकालोगे और फिर किसी दिन बैठ के अपने जो भी बंदे ने आपको हायर करा था उसको आप बता दोगे कि सर ये चीजें हैं, इसमें ये फायदा है, नुकसान है। तो दिस इज अ रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट। हम यहाँ इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिस्ट होता है वो कैसे काम करता है, या आप कल को एक इकोनॉमिस्ट कैसे बन सकते हैं, या क्या फील्ड होती है एज एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना। और स्कोप वर्क क्या है आपका, मतलब अगर आप एक एज एन इकोनॉमिस्ट होते हो तो ये क्या क्या आप क्या कहते हैं स्कोप वर्क क्या रहेगा आपका।
तो कहता है आप जनरली एक डायग्राम होगा यहाँ पे, वो डायग्राम हमने डाला नहीं, उस डायग्राम में आप देख सकते हो कि आप पॉलिसी मेकिंग मतलब इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना वो कभी कभी सरकार को मदद करते हैं किस चीज में, जैसे टैक्सेशन के बारे में बताना। मान लो फॉर एग्जांपल टैक्स कम आ रहा है और वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में टैक्स बढ़ा सकते हैं, तो वो टैक्सेशन के बारे में बोलेंगे। या ज्यादा टैक्स आ रहा है या सरकार ये जनता परेशान है तो वो टैक्स कम करने के लिए भले के लिए कह सकते हैं। या वेलफेयर स्पेंडिंग कहाँ पे हम, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सरकार है, वो चाहती है वो कुछ बढ़िया काम करे, तो जो इकोनॉमिस्ट होते होंगे वो क्या करते होंगे, वो सरकार को बताते होंगे कि इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर आपको जनता के लिए कुछ करना चाहिए, लोग बहुत खुश होंगे आपसे, आपका एक बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। आप जैसे ये सबसे बेस्ट चीज आप इस टाइम पे क्या देखो, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के पीएम है, क्या क्या नई चीज चल रही है उनकी, उन्होंने जेनजी को पकड़ना शुरू कर दिया है ना फ्रेंड्स। चलता है ना ये, आप देखते हो कि 200 200 300 300 मिलियन व्यूज आ जाते हैं रील पे, किसी के इंडिया में इतने आ ही नहीं रहे, एक्सट्रीम लेवल पर बंदे के व्यूज आ रहे हैं। तो वो उन्होंने कैप्चर कर लिया कि मैं आजकल के जेनजीज जो मेरे को कल को मेरा बढ़िया वोटिंग बैंक हो सकता है, मैं उनको रिलेटेबल लगूं, उनको लगूं कि यार ये तो हमारी तरह सोचता है, ये तो हमारी तरह बंदा है। अभी कहीं पे गए और एक रेफरेंस दे दिया कि आसपास पता कर लिया कि यहाँ कुछ फेमस चीज है, कह रहे यहाँ बोर हो रहा होगा, सब लोग बैठे हंस रहे, कह रहे हाँ हाँ, कह रहा कि इनके पराठों की याद आ रही होगी किसी कंपनी। तो क्या करा, ये क्या होता है, ये उस इंसान को थोड़ी ना पता है कुछ, ये तो एक किसी ने बताया है ना लोगों ने कि भाई एज एन इकोनॉमिस्ट कुछ लोग होंगे जो इस चीज को फॉलो करते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि यार ये लोगों को चाहिए ये चीज करके दो। तो ऐसे एक सरकार कोई पॉलिसी लाती है कि गरीबों के लिए या किसी के लिए, जैसे सरकार महिलाओं के लिए 2500 रुपए 2300 रुपए, अभी राखी वाला सिस्टम आ गया था कि राखी पे सरकार क्या करेगी, राखी है ये 15 अगस्त पे हर बहनों को इतना इतना पैसा देगी, ये वो देगी। तो ये क्या चल रहा है, ये दिखा रही है एक सरकार कि देखो हम अब वो क्यों जो टारगेट कर रही है वो देश का भला थोड़ा ना, वो देख रही है वोटिंग बैंक। मोदी सरकार ने बिहार में इलेक्शन से पहले भर भर के 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए, बोले पहली किस्त समझ लो भर भर के मिलेंगे, आगे वोट आ गए 2 मिनट में। क्या देख रहे हो आप, दिस इज द स्ट्रेटेजी। और ये इकोनॉमिस्ट ही करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और देखते हैं एक्चुअल में इस देश को जरूरत क्या है या हमारी सरकार कैसे जीत सकती है। मार्केट को टारगेट करना, क्या इस चीज पे बढ़िया हो रही है, तो ये एज एन इकोनॉमिस्ट पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं। ठीक है ना, बिजनेस को कंसल्ट करते हैं। बिजनेस कंसल्ट मतलब एक बिजनेस है उसको प्रॉब्लम लग रही है, वो ग्रो नहीं कर पा रहा है कुछ भी, तो वो इकोनॉमिस्ट बुलाएगा ताकि वो ग्रोथ के बारे में देख सके या अपनी और पैदावार बढ़िया कर सके, मतलब अपने बिजनेस को और अच्छा बढ़िया तरीके से चला सके, है ना। रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए, मतलब इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना वो करते क्या है, इकोनॉमिक ट्रेंड देखते हैं, मतलब आजकल ट्रेंड देखते हैं मार्केट में चल क्या रहा है, उस हिसाब से फिर रिसर्च करते हैं और बाकी लोगों को समझाते हैं कि देखो ये चीज चल रही है, आपको वो कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए। फाइनेंस में क्या, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, अलग अलग चॉइसेस बनाना इन्वेस्टमेंट की। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना हुआ होगा डायग्राम, उसके जरिए। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखो एक एक चीज और समझना, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी इसमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इकोनॉमी इज अ डिफरेंट टर्म, इकोनॉमी मतलब एक देश का सिस्टम जो चल रहा है वो इकोनॉमी होता है, और इकोनॉमिक्स तो मतलब किसी इंसान के बिहेवियर को पढ़ना कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या काम करता है। तो इकोनॉमी क्या है ये भी मैं समझा देता हूँ, ध्यान सुनना। इकोनॉमी मतलब एक कंट्री की अवस्था या एक इलाके की हालत, किस तरीके से कि वो कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, कितनी कंजम्पशन कर रहा है गुड्स एंड सर्विस की, और क्या उसमें फ्लो ऑफ मनी चल रहा है। हर अपने अपने घरों की मोहल्ले में अलग अलग इकोनॉमी हो सकती है, किसी के घर में ज्यादा बड़ी इकोनॉमी, किसी घर में छोटी इकोनॉमी, मतलब वहां पर क्या माल बनाया जा रहा है, क्या कंजम्पशन करी जा रही है गुड्स एंड सर्विस की, और कैसा पैसों का फ्लो चल रहा है, ये सारी चीजें इकोनॉमी कहलाती है। तो इकोनॉमी क्या है, एक कंट्री या एक इलाके की स्टेट अवस्था हालत बताना, किसके हिसाब से, क्या वो बना रहे हैं, क्या वो बेच रहे हैं, यानी कि कुछ भी नहीं, एक देश का सिस्टम बताना कि वहां क्या प्रोडक्शन है क्या कंजम्पशन है। ठीक है ना, जैसे इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ बड़े स्तर पर प्रोडक्शन है, बड़े स्तर पर कंजम्पशन है, बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है।
सिंपल शब्दों में एक इकोनॉमी क्या दिखाता है कि एक देश में प्रोडक्शन क्या चल रही है, कंजम्पशन क्या चल रही है, गुड्स एंड सर्विस की और मनी का क्या हिसाब किताब चल रहा है। डेटा मतलब कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करके उसको एक तरीके से लिख देना। सर्वे सर्वे मतलब पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, है ना, एक तरीका होता है जिससे आप डाटा को इकट्ठा करते हो, सर्वे करना। इकोनॉमिक एंटिटीज क्या होती थी, वो लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सरकार, एंटरप्राइजेस, ये सब सरकार, ये सब इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक एंटिटीज है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है आपकी किताब के अंदर, एक बॉक्स के अंदर दे रखा होगा, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। एक रिपोर्ट है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, मतलब हमारी भारत के सिस्टम के ऊपर, यहाँ प्रोडक्शन कंजम्पशन सिस्टम यहाँ कैसा है इसके ऊपर। तो पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है। ये जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे, ये है क्या, ध्यान से समझना बेटा। इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनुअल डॉक्यूमेंट है, मतलब पूरे साल का डॉक्यूमेंट है, पूरे साल का क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि हमारी सरकार के अंदर एक मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो पैसों का देखरेख करती है, वो बनाती है। और इसे यूनियन बजट बनाने से पहले प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। यूनियन बजट बनाने से पहले पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। मतलब यूनियन बजट मतलब पूरे साल का बजट जो 1 फरवरी को पेश होता है कि हम कहां कहां पे खर्चा करने वाले हैं, उससे पहले इसे पार्लियामेंट में दिखाया जाता है इकोनॉमिक सर्वे को। कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस सर्वे में क्या क्या चीजें देखी जाती होंगी, तो देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को, मैं जैसे आप सब लोग मेरे घर में रह रहे हो मान लो, और मैं इसमें मेरे को फॉर एग्जाम्पल सब लोग कमा के मुझे कुछ कुछ पैसा देते हो, कोई 20 रुपए, कोई 30 रुपए, कोई 1000 रुपए, इस तरीके से। अब मैंने क्या करना है, आप सब रह रहे हो यहाँ पे, मैंने सबका राशन का खर्चा बनाना है, कौन कहाँ घूमने जाएंगे उसका खर्चा बनाना है, किसका क्या पर्सनल खर्चा है, वो सारी चीजें बनानी है। तो मैंने सबसे पहले क्या करूंगा, पैसा इकट्ठा कर लूंगा और मैं जरूरतें देखूंगा कहाँ कहाँ मुझे खर्चा करना चाहिए। तो कहाँ कहाँ मुझे खर्चा करना चाहिए, तो मैं उसकी एक लिस्ट बनाऊंगा। और फिर एक टाइम आएगा जब मैंने सारा पैसा इकट्ठा करा होगा, उसकी मैं पूरी लिस्ट बनाऊंगा कि देखो मैं इस चीज पे खर्चा करने वाला हूँ, उस चीज पे खर्चा करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ बैठ के आराम से पहले नोटिस करूंगा, खर्चा बनाने से पहले या इनकम इकट्ठी करने से पहले मैं नोटिस करूंगा किस किस की क्या जरूरतें हैं, या इस घर में क्या जरूरतें हमें चाहिए। तो मैं उसकी, मान लो मैंने 20 टॉपिक लिख दिए लिस्ट में। अब मैं आपको एक एक करके बोल रहा हूँ। मान लो मैंने एक टॉपिक बोला, 10 जनों को सही लग रहा है कि ये सही है, 5 को लग रहा है नहीं ये तो बेकार है, फालतू खर्चा करने के लिए आप सोच रहे हो, तो एक डिसाइड होगा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 10 लोग कह रहे हैं चलो हो गया। अगला मैंने एक और लिस्ट बनाई, उसको पता चला सभी मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं ये मत करो ये मत करो, चलो रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली आप करते क्या हो, यूनियन बजट, बजट मतलब आप प्रेजेंट करते हो उस टाइम पे कि हम कहाँ खर्चा करने वाले हैं, यानी कि वो तो बन गया, लेकिन उससे पहले ये चेक करना क्या कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या रही है। मतलब जनरली हम चेक करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, सारा डाटा इकट्ठा करते हैं और ये देखते हैं हमें क्या क्या जरूरत है इस देश में बदलाव की। तो ये जनरली करते क्या है, पहले ना इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले साल क्या रही, और अलग अलग सेक्टर को पढ़ते हैं, जैसे एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में ध्यान देते हैं, इंडस्ट्री में, सर्विस में ध्यान देते हैं, या देश में बेरोजगारी, रोजगार क्या चल रहा है, महंगाई क्या चल रही है, ये सारे पर्सपेक्टिव देखते हैं, एजुकेशन के बारे में देखते हैं, हेल्थ के बारे में देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज देखते हैं। और फिर इसके बाद पहले तो एक सवाल आ गया कि इकोनॉमिक सर्वे जरूरी क्यों है। तो देखो मैं पहले इसलिए बता देता हूँ कि ये सारी चीजें देखते हैं, और ये सारी चीजें देख के एक लिस्ट में बना के रखना ही इकोनॉमिक सर्वे कहलाता है। एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें आप किस चीज के बारे में आप बताते हो, हमारे पिछले साल इस एग्रीकल्चर में क्या हाल रहा, इंडस्ट्री में क्या हाल रहा, मान लो सर्विस बहुत अच्छा चल रहा है और एग्रीकल्चर में बहुत ही बुरा सीन है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे इस बार एग्रीकल्चर में थोड़ा डेवलपमेंट कराएं, कुछ बेहतर करने की कोशिश करें जिससे विकास थोड़ा अच्छा हो सके, इसका सेक्टर भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो सके। जैसे इंडिया में प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं, अभी भी 100 में से 50 लोग इंडिया के अंदर खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन खेतीबाड़ी वाला सेक्टर सिर्फ 18% 100 रुपए में से कमाई करके देता है, 18 रुपए की, जबकि 74% के आसपास कमाई तो सिर्फ सर्विस सेक्टर करके देता है, चलो 50-60% दे देता है। तो इतना सारा लोग काम कर रहे हैं खेती बाड़ी में और कुछ निकल पा नहीं रहा हमारा, तो इससे बढ़िया तो उसको थोड़ा या तो इम्प्रूव करो या लोगों को शिफ्ट करो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में और ग्रोथ लाओ, ताकि एग्रीकल्चर छोड़े लोग, क्योंकि वहां पर ऐसी बेरोजगारी दिख रही है जहां पे ज्यादा लोग कम काम कर रहे हैं, प्रचंड बेरोजगारी टाइप सिचुएशन है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक सर्वे है जो बनाया जा रहा है, जहां एक्चुअल में पिछले साल क्या हाल हुए, क्या चीजें अभी तक चल रही है हमारे देश में, किस चीज की जरूरत है, एक्चुअल अपनी कहानी लिख देना
कि ये चीजें चल रही है हमारे देश में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में ना फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस क्या होंगे हमारे लिए, क्या क्या मुसीबतें खड़ी हो सकती है उन पे बात की जाती है, या भविष्य में हम क्या क्या हमारे पास मौके आ सकते हैं उस पे बात की जाती है, या हमारी कैसे देश की परफॉर्मेंस है उस पे बात की जाती है, और क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हम स्टेप्स ले सकते हैं उस पे बात की जाती है। इससे लोग समझ पाते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, ये परफॉर्मेंस यानी कि एक तरीके से रिजल्ट है। ये इकोनॉमिक सर्वे हमारे देश का इकोनॉमी का रिजल्ट है कि हमारा देश कितना बढ़िया कर रहा है, और ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं जिससे हम हेल्प कर सकते हैं सरकार की डिसीजन लेने में, और इंफॉर्मेशन होती है इकोनॉमिक सर्वे में, वो मदद करती है आगे जाके देश का बजट बनाने में भी कि इस साल सरकार को कहां खर्च करना चाहिए पैसा। ये बहुत ही नागरिक के लिए भी यूजफुल है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जानकारी होती है बिल्कुल साफ तरीके से। तो यानी कि ये इकोनॉमिक सर्वे पहले दे दिया जाता है, हमारे देश की परफॉर्मेंस दिखाता है और हमारे देश को कहां पे पैसा लगाना चाहिए वो बताता है, और ये यूनियन बजट से पहले प्रेजेंट किया जाता है। इससे इससे शायद ये भी समझ आ जाता हो कि सरकार अब कहां पे अपना बजट खर्च करने वाली है। पॉलिसी के बारे में बात करें, पॉलिसी जनरली कुछ नहीं होता, एक प्रिंसिपल या एक एक्शन होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल लेता है। मतलब रूल बना ला, रूल एक तरीके से बना देना, है ना। जैसे एक सरकार है तो उसने टैक्स पे एक पॉलिसी बना दी है, लोगों के भला करने पे एक पॉलिसी बना दी, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एक पॉलिसी बना दी। तो पॉलिसी जनरली सरकार या कोई संस्था या कोई इंसान भी बना सकता है। तो ये तो बेसिक से एक मतलब समझाया गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक तरीके से ध्यान समझना, यहाँ हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है अभी की क्लास में, इकोनॉमिक एंटिटीज और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखना। अब हमारा यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम आगे जा रहे हैं कि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या सवाल किए जाने चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए क्या सवाल किए जाने चाहिए। तो समझना, देखो देखो आपको ये पता है क्या कि हमारी जो इंसान है उसकी जो चाहते हैं वो अनलिमिटेड है, और उसको पूरा करने के लिए संसाधन हमारे पास बहुत ही कम है, और इस वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती है स्केर्सिटी। मैंने कल आपको बताया था जब सप्लाई डिमांड से कम हो, मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जने हो, आप 9 जने उठ के आ गए और आपने बोला कि मेरे को फॉर एग्जांपल फ्रूटी चाहिए पीने के लिए। मैंने कहा मेरे पास 4 फ्रूटी है। आपने कहा, आप में से कुछ लोग अमीर होंगे कुछ गरीब होंगे, बोले हम ज्यादा पैसा दे देंगे। तो जैसे ही ज्यादा पैसे की बात आई मैंने कहा जी 10 रुपए की थी, मैंने कहा 20 रुपए लूंगा। तो हुआ क्या, जैसे मैंने 20 बोला तो 2 लोग हट गए, 9 में से अब 7 लोग रह गए, लेकिन अभी भी 7 लोग कह रहे हम दे देंगे, तैयार है। मैंने कहा 25 रुपए, एक जना और हट गया, अब 6 जने रह गए। मैंने कहा 30 रुपए, अब एक जना और हट गया, 5 जने रह गए, अभी भी एक एक्स्ट्रा है। मैंने कहा 35 रुपए, और प्राइस बढ़ा दिया, तो अब 4 जने ही रह गए, एक जना और हट गया। मैंने कहा लो ले लो, 10 रुपए का माल मैंने 35 में बेच दिया। संसाधन कम था, संसाधन कम था, आपकी चाहते अनलिमिटेड थी, जो काबिल होगा उसने खरीद लिया। लेकिन उसका क्या, जो बेचारा गरीब था उसको भी तो संसाधन चाहिए। तो आप पहले एक बात समझ लो, इकोनॉमिक्स, आपसे कोई पूछे ना कि इकोनॉमिक्स किस चीज की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स में किस चीज की प्रॉब्लम होती है, तो आप बोलना इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होती है जनरली, एक्चुअल में इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, स्केर्सिटी की वजह से। स्केर्सिटी क्यों, किसी चीज का कम होना, यानी कि संसाधन कम है और लोगों की चाहते अनलिमिटेड है, इस वजह से चॉइसेस की प्रॉब्लम भी आ जाती है, ठीक है ना। यानी कि इकोनॉमिक्स की एक्चुअल प्रॉब्लम तो स्केर्सिटी है, चीजें कम है, लेकिन इसी वजह से फिर चॉइसेस भी होती है। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपको पता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो जो बचे हुए 5 लोग थे, 9 में से 4 ने तो ले लिया महंगा दाम करके, लेकिन 5 लोग को भी तो कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ेगा ना। अब वो लोग क्या करेंगे, अब जो बचे हुए 9 के 9 लोग है ना, उनको बता दिया 35 रुपए है, खरीदना है खरीद लो नहीं तो घर जाओ। तो 4 लोग तो तैयार हो गए, लेकिन 5 लोग तैयार नहीं हुए। तो जो 4 तैयार हुए उन्होंने देखा स्केर्सिटी है, माल कम है, डिमांड हमारी अनलिमिटेड रख रहे हैं, माल कम है डिमांड हम अनलिमिटेड रख रहे हैं, यानी कि उन्होंने देखा स्केर्सिटी है, उन्होंने चॉइस बनाई। जो 5 लोग हैं उन्होंने क्या चॉइस बनाई कि हम इसे नहीं खरीदेंगे, तो कुछ तो खरीदेंगे, कहीं और जाके कुछ और, है ना, रसना कुछ और तो पी लेंगे। तो नाउ द मेन पॉइंट इज दैट कि resources are limited and you are having unlimited wants, so that is the problem, scarcity,
This is the scarcity problem. And because of scarcity, when there is a scarcity, now you are making choices. और चॉइसेस क्या है मार्केट में, कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे हैं अब, यहाँ पे हम एज एन प्रोड्यूसर बात करेंगे। एज एन प्रोड्यूसर तीन प्रॉब्लम पड़ता है, क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, किसके लिए बनाऊं। इसी को हमारे देश की सेंट्रल प्रॉब्लम भी कहा जाता है। आप ध्यान रखना, एक्चुअल में हमारे देश में ना दो प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना, मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे देश में दो प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक्स में आप जनरली दो प्रॉब्लम पढ़ते हो, एक पढ़ते हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है, एक पढ़ते हो सेंट्रल प्रॉब्लम। ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है ना, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। समझाऊंगा मैं अच्छे से, कुछ गलत लिख दिया। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ, एक तरीके से चॉइस की समझ लो इस तरीके से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम पता है एक्चुअल में हमारे हर देश की प्रॉब्लम होती है। ये जनरली तीन पर्सपेक्टिव पे होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आपका जो केस चलता है ना, वो ये चलता है कि ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और उनके भी अल्टरनेटिव यूज है, अल्टरनेटिव यूज है उसके भी। ये जो तीन प्रॉब्लम आप पढ़ते हो ना, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमारे देश की, हर देश की प्रॉब्लम है। संसाधन कम है, चाहते अनलिमिटेड है, और उसको जब पूरा करने बैठोगे तो उसके भी बतेरे यूज है। एक देश की सेंट्रल प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पूरे देश की होती है, वो होती है कि संसाधन तो है लेकिन उसको कहां पर लगाएं, एलोकेट करें, कहां इस्तेमाल करें। और वो तीन प्रॉब्लम फिर आपकी बना के देती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो आप एक बात ध्यान रखना कि जो आपके देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, या फिर आप उसे कह सकते हो कि वो एक्चुअल में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो स्केरसिटी की प्रॉब्लम है। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्केरसिटी। एक्चुअल में दोनों ही प्रॉब्लम स्केरसिटी और चॉइस की है, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस ना, ये सेंट्रल प्रॉब्लम होती है हमारे देश की, हमारे पूरे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है, वो होती है इंसान की चाहते अनलिमिटेड है, संसाधन लिमिटेड है, और उनके भी अल्टरनेटिव यूज है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आप अब जो एक तरीके से प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हो वो एक चीज समझो ध्यान से। आप प्रॉब्लम समझना स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे हमें पता है इंसान की जो चाहते हैं अनलिमिटेड है, संसाधन कम है, तो इस वजह से मिसमैच हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड चाहत, लिमिटेड संसाधन, तो अब उसको जो प्रॉब्लम हुई है वो स्केरसिटी हुई है, यानी कि उसके पास संसाधन कम है, स्केरसिटी की प्रॉब्लम हो गई। जब स्केरसिटी की प्रॉब्लम हुई तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, चॉइस, कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। और क्योंकि संसाधन कम है तो हर इकोनॉमी को कुछ ना कुछ चीजें चुननी पड़ेंगी। तो वहीं से चॉइसेस जो होती है, जब आप चुनने जाते हो, चॉइस करने जाते हो, तो तीन प्रॉब्लम उठ के आ जाती है, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। क्या बनाए, अब देखो यही वाला जो डायग्राम है वही, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्स, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम। और जब स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आती है तो ये वाली जितनी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये वाली। और फिर जब स्कैरसिटी के बाद आप चुनने जाते हो, चॉइस करने जाते हो, तो ये प्रॉब्लम आपकी एलो सेंट्रल प्रॉब्लम है। ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही थी वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनना, संसाधन कम है, चाहते अनलिमिटेड है, तो इस वजह से स्कैरसिटी हो जाती है, यानी कि संसाधन कम है, डिमांड आपकी बहुत ज्यादा है, तो फिर आपको जायज बात है चीजें कुछ चूज करनी पड़ेंगी, ऑप्ट करनी पड़ेंगी। और जब आप चीजें चुनने जाते हो तो आपके सामने तीन प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, ठीक है ना। अब हमें एक एक करके समझना है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम, मतलब क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। एक मार्केट में एक जब किसान है या कोई भी बंदा है, जब वो उसके पास पैसा तो है, वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा, तो वो क्या बनाए। हर इकोनॉमी में संसाधन कम होते हैं, तो आप हर चीज तो बना नहीं सकते और हर मात्रा में तो बना नहीं सकते। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं
कौन सा गुड्स या कौन सी सर्विस बनाऊं और कितना बनाऊं, इसी को कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। और आंसर डिपेंड करता है कि इस इकोनॉमी की जरूरत कितनी है या यहाँ संसाधन कितना है। क्योंकि आप एक चीज समझो, आपने देख लिया संसाधन कम है, जैसे आपने देखा संसाधन कम है तो आप कुछ प्रोडक्शन करोगे, तो आप कहोगे कि क्या बनाऊं और कितनी मात्रा में बनाऊं। तो इसका जवाब भी इकोनॉमी ही दे रही है। वो कह रही है कि देख लोगों को क्या चाहिए, और दूसरा वो जो तो ये सोच रहा है कि कितना बनाऊं, तो देख तेरे पास पड़ा कितना है, कितनी क्वांटिटी में तेरे पास संसाधन पड़ा है, तो उतना ही तो बना पाएगा। फॉर एग्जाम्पल फार्मर को चुनना है कि वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाए या ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप उगाए, मतलब जिसमें ज्यादा पानी चाहिए वो, या जो थोड़ा कम पानी के साथ भी चल जाए। तो फिर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास पानी कितना है, संसाधन कितना है उसके लिए, ठीक है ना। और समाज में फिर जरूरत भी क्या है, मान लो तुम सोच रहे हो पानी तो कम है, मिलेट और पल्सेस बनाता हूं, लेकिन समाज डिमांड ही नहीं कर रहा है इस चीज की, तो फिर फायदा ही नहीं बनाने का। तो जब आप सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ रहे हो क्या बनाऊं, तो क्या बनाऊं आप क्या सोच रहे हो कि क्या बनाऊं और कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। तो इसका जवाब है कि भाई जो समाज को चाहिए वो बनाओ, और जितना संसाधन है उतने संसाधन का बना दो, ठीक है ना। जैसे शुगर कैन बनाओगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, और इंडस्ट्री जो शुगर इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। मिलेट्स एंड पल्सेस दाल ये सब बनाओगे तो इससे पानी बचेगा क्योंकि इसमें पानी नहीं चाहिए, और सॉइल की हेल्थ भी बेहतर होगी, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऐसी खेती बाड़ी होगी जो क्या कहते हैं समाज में ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ के लिए, क्योंकि मिट्टी खराब नहीं हुई ना, तो आप इसमें समाज को भी एनवायरमेंट को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इसीलिए आपको दो क्रॉप्स में से कुछ एक चुनना है, तो इसे वो कहते हैं ट्रेड ऑफ करना, क्योंकि आप किसी एक को चुनोगे और किसी एक को रोक दोगे, तो वही तो एक तरीके से पीपीसी काइंड ऑफ चीज हो जाएगी। अगर मान लो ज्यादा संसाधन शुगर केन बनाने के लिए है और कुछ फायदा जो है वो पानी बचाने से है, तो इंप्रूविंग सॉइल हेल्थ में भी गिवन अप, और यही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। मतलब अगर मान लो ज्यादा संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं शुगर केन बनाने में, और कुछ कुछ बेनिफिट जो है आपको पानी बचाने से भी मिल रहा है, तो सॉइल को इंप्रूव करना आप गिव अप कर दोगे उस केस में, और यही आपकी अपॉर्चुनिटी, मतलब किसी एक चीज को चुन लोगे और किसी एक को होल्ड कर दोगे, जो होल्ड कर दोगे वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज समझना, इकोनॉमिक डिसीजन जनरली ट्रेड ऑफ आता है। एक तो जनरली मतलब एक और चीज इसमें एक्सप्लेन करी है कि आप जब कोई भी डिसीजन लेते हो ना इकोनॉमी में, तो उसमें आप ट्रेड ऑफ करते हो, तो वो एक्चुअल में ट्रेड ऑफ दो चीज देता है, या तो शॉर्ट टर्म फायदा देता है या लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी दे देता है आपको, ठीक है ना। कुछ चॉइसेस होती है, ट्रेड ऑफ होती है, वो जनरली कंपनी सरकार या कंज्यूमर ये लेते हैं। मतलब जब आप कोई चीज डिसाइड भी करते हो ना मुझे क्या बनाना है, तो या तो वो ऐसा होगा कि आप छोटे समय में फायदा चाहते हो, ये चीज वजह से हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप छोटे समय में तो फायदा नहीं लेकिन लंबे समय में आपको फायदा मिले, तो वो दो चीज हो सकती है। तो सबसे पहला हमारे इकोनॉमी में सवाल था, एक बार फिर से हम बात करते हैं, आप समझो। आप जैसे ही इकोनॉमी में एज अ प्रोड्यूसर एंटर करे, तो आपने देखा मेरे पास संसाधन कम है और लोगों की चाहते, मेरी भी चाहते अनलिमिटेड है, तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई स्केरसिटी, है ना। स्केरसिटी की प्रॉब्लम है। अब मुझे स्केरसिटी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए जायज बात है कुछ चॉइसेस बनानी पड़ेगी, और जैसे ही मैं चॉइसेस बनाने मार्केट में निकला, तो मेरे को सबसे पहला सवाल आता है कि मैं क्या बनाऊं। और जब मैं सवाल उठाया कि मैं क्या बनाऊं, तो क्या बनाने पे मेरे को दो सवाल क्रिएट हुए, क्या बनाऊं और कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। और इसका जवाब ये था कि जो दुनिया को चाहिए वो बनाओ, और जितना संसाधन अवेलेबल है वो बनाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और जब भी आप किसी एक को चुनोगे तो दूसरे को आप सेक्रीफाइस करोगे, उसी को ट्रेड ऑफ भी कह सकते हो, या आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हो। अब आपकी इकोनॉमी में आपने डिसाइड कर लिया क्या बनाना है, लेकिन अब बनाने डिसाइड हो गया शुगर केन या कुछ भी बनाना है, अब डिसाइड होगा कैसे बनाऊं, ठीक है ना। वैसे तो इसने फॉर होम दे दिया, पर हमें हाउ टू पढ़ना चाहिए था। चलो हम एक काम करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस को थोड़ा होल्ड करते कैसे बनाए। अब ये डिसाइड करते हैं किसके लिए बनाऊं, है ना, मतलब मार्केट में किस लोगों को टारगेट करूं जिनके लिए मैं कुछ बना पाऊं। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस जब आप डिसाइड कर लोगे क्या बनाऊं, तो एक और सवाल उठ जाएगा कि किसके लिए बनाऊं, है ना, किसके लिए सामान बना रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है कि भाई आपके गुड्स एंड सर्विस बनाने का मकसद क्या है, किसके लिए बना रहे हो।
और उन्हें आप कैसे बनाओगे, कैसे बांटोगे और इससे फायदा किसको होगा, वो सारी चीजें। क्योंकि लोगों की अलग अलग जरूरत, अलग अलग लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग रहन सहन का तरीका है। इसीलिए प्रोड्यूसर को ना ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि वो कंज्यूमर के कौन से ग्रुप को टारगेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप जो है क्या कहते हैं चॉकलेट बनाना चाहते हो, तो सब इस सोसाइटी में चॉकलेट नहीं कंज्यूम कर सकते। या मान लो फॉर एग्जांपल आप हगीज जैसा कोई डायपर बनाना चाहते हो, तो ये कुछ ही लोगों को टारगेट करेगा, छोटे बच्चों को, बड़ों को नहीं टारगेट करेगा। कोई बड़ा थोड़ा ना पहन देगा, हगीज थोड़ा ना पहन लेगा कोई। तो कहने का मतलब है जैसे मान लो आप फ्रॉक बनाने की सोचोगे, तो इसमें लड़के नहीं है, आप लड़के एलिमिनेट कर रहे हो, तो ये आपके कंज्यूमर की टारगेट हो गई कि आप कौन से कंज्यूमर को टारगेट। और फ्रॉक भी कोई आंटी थोड़ा ना पहनेगी आके, है कि नहीं। समझ लो कहने का मतलब क्या है। जवान लड़की या हद से लेडीज 25-30 साल कोई पहन ले तो पहन ले, कोई 50 साल की अम्मा थोड़ा ना पहनेगी ठीक है। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज फॉर डिफरेंट कंज्यूमर। जैसे मान लो शूज एक कॉमन प्रोडक्ट है, लेकिन आप देखते हो अलग अलग तरीके के शूज बनाए जाते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। कुछ लोग स्कूल के शूज बनाते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सिंपल होता है डिजाइन, लंबे समय चलते हैं और अफोर्डेबल थोड़ा दाम। कुछ होते हैं ऑफिस वियर शूज जो कंफर्ट देते हैं, फॉर्मल टाइप शूज होते हैं, ब्लैक कलर के, क्वालिटी उनकी थोड़ी अच्छी होती है, लेदर पॉलिश्ड होते हैं। फिर आते हैं स्पोर्ट्स शूज। अब मान लो आप फॉर एग्जांपल ऑफिस जाने वाले जूते पहन के खेलने थोड़ा ना जाओगे बाहर, है। अब कुछ होते हैं एथलीट्स के जूते, है ना, जो फिटनेस के लिए बनाए जाते हैं, फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए, जो जिनके अंदर जोश हो फिटनेस का। ये डिजाइन करे जाते हैं, ग्रिप अच्छी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, सपोर्ट हो, रबड़ की सोल, ये सब इसमें यूज की जाएगी। या कैजुअल शूज या स्लीपर, आपको कहीं घूमने घामने जा रहे हो, नॉर्मल पहन लिया, कंफर्टेबल अफोर्डेबिलिटी के लिए। तो ये क्या हुआ, अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग चीज टारगेट करना। तो सवाल है फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड द कौन सा मटेरियल उसके अंदर यूज करोगे आप। जैसे मान लो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जो भी आप टारगेट करोगे, वो जायज बात है, जो भी मटेरियल आप बनाओगे उसको भी टारगेट करेगा। जैसे मान लो आप लेदर शूज बना रहे हो, तो जनरली वो ऑफिस के लोगों के लिए, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, उस कस्टमर को सपोर्ट करेगा, गरीब के लिए नहीं होगा। या रबड़ या सिंथेटिक के शूज बनाओगे जो स्पोर्ट्स के प्लेयर या फैक्ट्री में कोई काम करने वाला या कोई बंदा जो अफोर्डेबल ड्यूरेबल फुटवियर पहनेगा उसके लिए। तो प्रोड्यूसर स्टडी करता है कि यार कंज्यूमर को क्या पसंद है, कि ठीक है ना, और कितना उसकी जेब में पैसा है, और वो उस चीज की डिमांड भी कितनी कर रहा है। ये डिसाइड करने से पहले कि मैं क्या बनाऊंगा, ये भी समझ लो कि संसाधन भी कम है, और आप ध्यान से समझो उसका जब यूज हो तो वो प्रॉपरली हो, वेस्ट भी ना हो, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर हाउ टू प्रोड्यूस पे चलेंगे। आप एक बार समझो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई भी मार्केट टारगेट करोगे ना, तो वो जब क्या बनाऊंगा ये डिसाइड कर लिया, लेकिन आप वो भी देख लो कि वो किसके लिए बनाऊंगा। तो साइड बाय साइड आप ये भी देखो कि क्या बनाऊंगा और किसके लिए बनाऊंगा ना, तो दोनों चीज एक साथ करके चलो, क्या बनाऊंगा मार्केट में और साइड बाय साइड किसके लिए बनाऊंगा। अब जैसे एक है सवाल, should the government allocate more funds to healthcare and education or to defense and space exploration। मतलब सरकार को ज्यादा पैसा हेल्थ पे डालना चाहिए, एजुकेशन पे डालना चाहिए, या फिर डिफेंस या स्पेस एक्सप्लोरेशन पे चाहिए, वाई और वाई नॉट। देखो क्वेश्चन में डिसाइड हो रहा है कि सरकार के पास जो है ना वो लिमिटेड संसाधन है, और वो या तो हेल्थ एजुकेशन पे डाल ले या फिर वो डिफेंस या स्पेस पे डाल ले। अगर आप एक पे ज्यादा स्पेंडिंग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, उसका मतलब आप दूसरे को कम संसाधन दे रहे हो। तो लिमिटेड संसाधन है, चॉइस बनाना है, ट्रेड ऑफ है, और यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये जस्ट थिंक अबाउट इट, आपको दे रखा है जस्ट कि आप सोच सको पढ़। यहाँ पे जवाब कुछ भी हो सकता है, सरकार इस पे भी काम कर सकती है, डिफेंस या स्पेस एक्सप्लोरेशन पे ज्यादा, ठीक है ना, और होता ही है। अब सवाल है भाई कैसे बनाऊं, क्योंकि आपने ये तो सोच लिया क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है। अब आप क्या सोचोगे कि भाई मैं किसके लिए बनाऊं, ये भी अब मैं सोच लिया किसके लिए बनाना है, अब कैसे बनाऊं। तो याद है हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में कल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे कि कोई भी आपको माल बनाना होता है तो 4 चीजें चाहिए होती है, लैंड जमीन, लेबर चाहिए होती है, कैपिटल पूंजी चाहिए होती है, और टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। अच्छा देखो, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्या बनाने वाले हो, तो दूसरा सवाल होता है कि उसको कैसे बनाओगे। इसका मतलब ये डिसाइड करना कि कौन सा मेथड, तरीका चुनोगे, कौन सा संसाधन रिसोर्स इस्तेमाल करोगे, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चर है, वो डिसाइड करे
कि वो ज्यादा वर्कर का इस्तेमाल करेगा या ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करेगा, तो वो चीज डिसाइड करना। और यहीं से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ बनाने की बात हो रही है माल, तो आप ध्यान रखना जब भी प्रोडक्शन की बात होती है तो उसमें 4 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एक जमीन, क्योंकि माल बनाना है जमीन चाहिए, चाहे किराए की हो चाहे खुद की हो, वो दोनों, ठीक है ना। जैसे नेचुरल संसाधन यूज होता है, जमीन जैसे जमीन में जमीन एग्रीकल्चर फील्ड हो गई, पानी, ये सारी जो प्रकृति से मिल रही उस तरीके से। लेबर जनरली, लेबर में ह्यूमन के एफर्ट्स, इसमें मशीन भी आप चाहो तो लगा सकते हो वैसे तो, पर वो कैपिटल में बोल दी जाएगी, हाँ उसमें बोल रखी है। इट इंक्लूड्स पीपल वर्किंग इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, लोग जो है काम कर रहे होते हैं वो लेबर, क्योंकि माल बनाना है, जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर के साथ साथ पैसा चाहिए। पैसा कैसे? पूंजी। पैसा जरूरी नहीं होता कैश और उसके बाद तो, क्योंकि पैसे से आप मशीन खरीदते हो, फैक्ट्री खरीदते हो, इक्विपमेंट खरीदते हो, तो इसीलिए उसको कैपिटल बोल रखा है। फिर आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए भाई, कुछ टेक्निक चाहिए आपको, मॉडर्न तरीका चाहिए। ये सारी चीजें पूरी करोगे तब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन को पूरा कर पाओगे। लेकिन हमारा ये सवाल नहीं है, ये तो सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझाया गया है। बस आपसे मैं कल को पूछूं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, आप कहोगे 4। जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल पैसा चाहिए, मशीन मशीन उसके अंदर आ जाती है, और टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कैसे बनाऊं, सवाल ये है हमारा। तो कैसे बना सकते हो? तो जनरली जब भी आप कभी भी एक्सप्लेन करो कैसे बनाऊं, उसमें आप 2 चीज लिख देना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव, मतलब ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करके या ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करके। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन मतलब ऐसा जहां पे ज्यादा वर्कर मशीन कम का इस्तेमाल, ये तरीका है भाई प्रोडक्शन करने का, ठीक है ना। एग्रीकल्चर हैंडीक्राफ्ट में यही होता है। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव में मशीन ज्यादा और लोग कम, जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आप क्या देखोगे कि जनरली मशीन का इस्तेमाल ज्यादा होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक। अब एक और चीज समझो, मैं कौन सी तकनीक अपना रहा हूं, कौन से तरीके से प्रोडक्शन कर रहा हूं, वो कैसे डिपेंड करेगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे प्रभावित करेंगी कि मैं कौन सा तरीका अपनाऊं प्रोडक्शन करने का। तो देखो वो जनरली डिपेंड करता है उसको कितनी क्या कहते हैं उसकी कॉस्ट है। मतलब अगर मशीन और कैपिटल एक्सपेंसिव है तो आप वर्कर का इस्तेमाल करोगे, है ना। अगर मशीन आपके लिए अफोर्डेबल है तो आप मशीन का इस्तेमाल करोगे ताकि प्रोडक्शन बेहतर हो। यानी कि आपकी जेब में कितना पैसा है, कैपिटल पैसा कितना है, वो चीज डिपेंड करती है आप कौन सा तरीका चुनोगे। दूसरा, आपके पास टेक्निक कौन सी है। तो देखो टेक्नोलॉजी बहुत अफेक्ट करती है प्रोडक्शन। अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो मशीनों का यूज ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। आपके पास टेक्नोलॉजी कम है तो मशीनों का यूज थोड़ा कम होगा, नॉर्मल प्रोडक्शन मैनुअल प्रोडक्शन चलेगी। तीसरा ये भी डिपेंड करता है आप कौन सा माल बना रहे हो, ठीक है ना। अब मान लो हम गोभी वोभी बनाएंगे तो इसको क्या कंप्यूटर से बैठ के बनाओगे, तो कहने का मतलब है ना। कस्टमाइज डिजाइन कपड़े बनाने हैं तो उसमें स्किल लेबर चाहिए, या कोई मास प्रोड्यूस गारमेंट्स मतलब भर भर के कपड़े बनाने हैं आपको, बहुत सारे एक सेम टाइप के टी शर्ट बनाने बेसिक सी। लेकिन एक हो गई कि एक ऐसी टी शर्ट बनानी जो बड़ी ही यूनिक, उसमें डिजाइन अच्छे से लगेंगे, तो उसमें लेबर ज्यादा चाहिए स्किल वाले, इसमें मशीनों से काम चल जाएगा आपका। अगला ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास संसाधन कितना अवेलेबल है या लेबर की कॉस्ट कितनी है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेबर आसानी से अवेलेबल है और कम खर्चीली है तो आप लेबरों को ज्यादा इस्तेमाल करके सामान बनाओगे। लेकिन अगर लेबर से महंगी पड़ रही है और लेबर कम भी है तो उसमें आप मशीनों का ज्यादा यूज करोगे। फिर सरकार के रूल्स रेगुलेशन उस पर भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉ, आप किसी जैसे मान लो कोई लेबर के साथ आप उसको सैलरी वैलरी ना दो तो वो जाके केस कर देगा आप पे, लेबर लॉ बने पड़े, सरकार आपकी चिपट जाएगी। तो ये भी बहुत सारी चीजें होती है प्रोडक्शन मेथड में, लेबर लॉ चलता है, ठीक है ना। कुछ रूल्स होते हैं मशीन को रिलेटेड, आप मशीन को इतना यूज नहीं कर सकते, या वो वाली चीज आप मशीन यूज नहीं कर सकते, या कुछ इंसेंटिव होते हैं मशीन को यूज करते हुए, तो ये आपके बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ सरकार के रूल और कुछ नॉर्मल रूल्स जो आपको डिसाइड कराते हैं कि क्या मुझे कैसे बनाना चाहिए माल। तो माल बनाने सिर्फ 2 तरीके हो सकते हैं, मशीन का इस्तेमाल, लेबर का इस्तेमाल, लेकिन वो भी डिपेंड करता है तुम्हारे खर्चे के ऊपर, तुम्हारी जेब के ऊपर, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ चॉइसेस आर मेड। तो देखो एक इकोनॉमी को आंसर देने पड़ते हैं, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, और इनका आंसर कैसे डिपेंड करता है क्या बनाए।
तो क्या बनाए, मतलब देखो संसाधन जैसे ऑर्गेनाइज होगा, कौन संसाधन को कंट्रोल करेगा, कौन डिसीजन लेगा, इस पूरे सिस्टम को हम एक तरीके से पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। मतलब अब ये डिसाइड करना क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सारी चीज, ये सब मिलके पूरा डिसाइड करना है। इकोनॉमिक सिस्टम ही तो है पूरा देश, ये पूरा सिस्टम ही तो ऐसे चलता है। तो एक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, जिसमें एक देश ऑर्गेनाइज करता है, मतलब संसाधन लाता है, डिसीजन लेता है कैसे माल बनाएगा, कैसे कंजम्पशन करेगा और कैसे संसाधनों को बांटेगा, इसी को एक इकोनॉमिक सिस्टम कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जनरली इकोनॉमिक सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, प्लान इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। प्लान इकोनॉमी क्या है, देखो जिसमें सारे इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं आपकी सरकार के द्वारा, बस इतना समझना। मतलब भैया एक इकोनॉमी को पूरी कंट्रोल करे सरकार, कितना बनेगा, कितनी क्वांटिटी में क्या बनेगा, सब चीज क्या बनना चाहिए सरकार डिसाइड करेगी, कैसे बनना चाहिए, कैसे मतलब कितना बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कौन इसको इस्तेमाल करेगा, उसका प्राइस कितना होना चाहिए। सरकार के पास हर संसाधन की ओनरशिप है, पूरी सरकार हर संसाधन को कंट्रोल करेगी, जमीन, फैक्ट्री, बैंक, ट्रांसपोर्ट, है ना। प्राइवेट ओनरशिप लिमिटेड है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट लोग कम संभालेंगे। तो एंटरप्राइज जनरली फॉलो करती है द टारगेट सेट बाय सरकार। तो जो भी बिजनेस होते हैं वो जनरली सरकार के द्वारा टारगेट सेट करे गए उनको पूरा करते हैं। सरकार उनको प्रोडक्शन करने की परमिट, लाइसेंस या सारे कंट्रोल सरकार देती है। इसमें प्रॉब्लम हो सकती है क्या? हाँ, कैसे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है जिसको कंट्रोल कर लेती है। जैसे एक बिजनेस कैसे चले कैसे ना चले सारी चीज कौन कंट्रोल करेगा? सरकार। बंदा इंडिपेंडेंटली रन नहीं कर सकता। हाँ, कंपटीशन खत्म हो जाएगा क्योंकि सब कंट्रोल कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। मोटिवेशन नहीं होगी क्वालिटी को बेहतर करने की, मतलब चीजों को और बेहतर करने की लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब चीज सरकार ही कंट्रोल कर रही है, आप खुद से कुछ कर ही नहीं सकते। आप कुछ इंप्रूव करो तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये चीज भी सरकार ही तय करेगी आपको कितना प्रॉफिट होना है कितना नहीं। तो जब इतनी सारी चीजें सरकार ही तय करेगी तो आपका रोल कम हो जाता है ना, और मोटिवेशन कम हो जाती है इनोवेशंस के लिए, कि आप कुछ चीज इनोवेट करना चाहते हो उसके लिए मोटिवेशन कम हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे सोवियत यूनियन। अब देखो ये आज के टाइम पे सोवियत यूनियन यूएसएसआर से कहा जाता था, टूट चुका है। रशिया और यूक्रेन 11 कंट्रीज थी, मतलब सब टूट गए। नॉर्थ कोरिया अभी भी चलता है, क्यूबा जैसे देशों में अभी भी ये चीजें चलती है जहां पर सरकार पूरा कंट्रोल करती है। बाकी आपकी किताब में प्लान इकोनॉमी के बारे में बता रखा है, यानी कि एक देश का सारा संसाधन, उसका सारी पूरी मार्केट, हर चीज कौन कंट्रोल करे? गवर्नमेंट। एक होती है मार्केट इकोनॉमी सेकंड, जहां पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, जनरली पता है किस पे डिपेंड करता है? मार्केट में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब सरकार कंट्रोल नहीं करती, सरकार फ्री फोर्स छोड़ दिया। मार्केट में जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी अपने आप बढ़ेगी, जिस चीज की सप्लाई बढ़नी अपने आप। मार्केट फ्री फोर्सेस है, ये जनरली सरकार कंट्रोल यहाँ पे करती नहीं है, बहुत कम करती है। ठीक है, गवर्नमेंट एक तरीके से सिर्फ रेफरी है, तुम्हें जो लड़ना है लड़ो, समझ रहे हो? कोई गलत करोगे तो पिटाई लगा देगी सरकार, लेकिन जनरली सरकार तुम्हें ये नहीं बोलेगी कि अब तू उसको मुक्का मार, तू उसको मुक्का मार, तुम्हें जो करना करो। ठीक है, ये जनरली सेफ्टी, इसके अंदर मेनली सरकार का रोल क्या होता है कि सेफ्टी बनी रहे, किसी के साथ गलत ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ठीक है ना, और प्रोवाइड करे पब्लिक गुड्स एंड सर्विस और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब मेनली एक तरीके से ये आप ऐसा कह सकते हो ना कि इसके अंदर प्राइवेट लोगों का कंट्रोल ज्यादा है थोड़ा सा, है ना। और इसमें नॉर्मली जो होता है ना, प्राइस क्या होगा, कितना माल बनाएंगे, क्या डिसीजन है, ये सब सरकार कंट्रोल नहीं करती है। तो इसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप आती होगी, फैक्ट्री, शॉप्स, लैंड, है ना। ये लार्जली अकेले लोगों के द्वारा, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा चलाई जाती है। अब जायज बात है इसके अंदर क्वालिटी बेहतर होगी क्योंकि बंदा बेहतर माल बनाना चाहेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। प्राइसेस इसके अंदर कम होंगे, लोअर प्राइसेस, और इनोवेशन होगी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस के अंदर। एग्जांपल, प्रोमिनेंट एग्जांपल है यूएसए, जापान, हांगकांग। हाउएवर ये जो इकोनॉमीज है इनके पास एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है सरकार का। सरकार देखो भले ही ऐसा नहीं कि सरकार प्रॉपर्ली कंट्रोल करती है, लेकिन एक अच्छा रोल रहता है सरकार का, जो एक एज एन चेक करती है सब चीज सही चल रही नहीं चल रही, मेंटेन रखने की कोशिश करती है। ठीक है, बाकी मार्केट इकोनॉमी के बारे में थी। इसके बाद एक सवाल है, शुड द गवर्नमेंट कंप्लीटली स्टे आउट ऑफ एंटरप्राइज डिसीजन? तो जरूरी नहीं है
कि बिजनेस के जो डिसीजन उससे स्टे आउट बाहर रहे, तो इसके फायदे भी है नुकसान भी है। फायदा ये है सरकार बाहर रहेगी, कंट्रोल नहीं करेगी तो बंदा जो मन करे वो करेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं नुकसान भी है, जो मन करेगा वो करना चाहेगा, एक नुकसान भी तो है। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल जहां पे गवर्नमेंट के एक्शन हेल्प करते हैं या हार्म करते हैं इंडस्ट्री को? तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, एक सरकार के एक्शन किसी बिजनेस को खत्म भी कर सकते हैं और किसी बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं। चलो, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनरशिप इन मार्केट इकोनॉमी। हमने अभी दो इकोनॉमी पढ़ी, प्लान इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में सरकार एज एन रेफरी काम करती है, प्रॉपर कंट्रोल नहीं करती, ठीक है ना, लेकिन प्लान वाली में करती थी। तो मार्केट के अंदर सरकार का क्या लेना देना है और प्राइवेट का क्या है? तो देखो, सरकार का लेना देना है कि भाई कानून व्यवस्था चलती रहे, और प्राइवेट वाले भैया भर भर के बढ़िया अपने तरीके से बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। ये मिलके मार्केट इकोनॉमी बनती है, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या रोल है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, प्राइवेट वालों का भाई पैसा कमाओ। तीसरी होती है मिक्स्ड। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब वहां पर जैसे इंडिया की बात आ जाती है, पहले सरकार छोड़ देती फ्री, जो मार्केट में डिमांड सप्लाई चल रही चलो, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है जहां पर बहुत बुरी हालत हो सकती है, तो वहां पर सरकार डिसाइड करती है क्या होगा। यानी कि क्या यहाँ सरकार कंट्रोल कर रही है? हाँ, लेकिन कब? जब सिचुएशन बहुत खराब हो जाए, उस तरीके से। तो ये मिक्सचर है, दोनों के फीचर रखता है। मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट और एंटरप्राइजेस इकोनॉमिक डिसीजन बना सकते हैं, खुद से अपनी तरफ से डिसीजन ले सकते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो सरकारी सेक्टर है वो भी आ सकते हैं यहाँ पर, प्राइवेट ओनरशिप भी होती है। गवर्नमेंट कुछ कुछ एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करती है, यानी कि यहाँ सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे इंडिया 1991 के बाद ऐसा हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया इंडिया। पहले थोड़ा सा प्लान इकोनॉमी होता था, यानी कि हम लोग मार्केट इकोनॉमी नहीं थे, पहले प्लान्ड थे, मतलब सारी चीज सरकार कंट्रोल करती थी। लेकिन 1991 के बाद सरकार ने मिक्स्ड इकोनॉमी बना दिया कि प्राइवेट चलेंगे खुल के, लेकिन जब हमें लगेगा जरूरत है तो हम ध्यान देंगे। चाइना 1978 के बाद, जर्मनी, स्वीडन, ठीक है ना। इवन इकोनॉमीज जो मेनली मार्केट ओरिएंटेड होती है, जैसे यूएस, वो भी इस तरीके से चलती है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो एक सरकार का क्या रोल है मिक्स्ड इकोनॉमी में? तो देखो, सरकार ये रही मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो, सबसे पहले मार्केट है, मार्केट में जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, इनोवेशन से कंपटीशन है, सब चलेगा। लेकिन सरकार साइड बाय साइड रूल्स भी लाएगी, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट भी करेगी, उसके साथ गलत ना हो, ट्रांसपेरेंसी भी बना के रखेगी कि चीजों को आर पार दिखाई दे, कुछ घोटाला ना हो। पब्लिक गुड्स, कुछ ऐसे गुड्स जो जनताओं के लिए सिर्फ सरकार को देने चाहिए, वो भी देगी, और वेलफेयर, लोगों का भला करने के प्रोग्राम्स भी लाएगी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम दिखाता है कि सरकार जो है ना वो फेयर रूल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन सब पे ध्यान देगी, और मार्केट अपना पैसा कमाएगा भर भर के, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जो हर इंसान के लिए अवेलेबल है, किसी एक का उस पर अधिकार नहीं है, जैसे पार्क हो गए, रोड हो गए, पुलिस की सर्विस हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, बेसिक एजुकेशन, इस पे सबका अधिकार है, ऐसा नहीं किसी एक का अधिकार हो। तो ये क्या कहलाता है? पब्लिक गुड्स, सबके लिए अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम पे। हम चैप्टर के खत्म लगभग होते हुए जा रहे हैं हम लोग, बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, इसको पढ़ लेते हैं। इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो समय समय पे बदला है। इकोनॉमिक सिस्टम मैं बोला ना, सबसे पहले कौन सी इकोनॉमी थी? प्लान इकोनॉमी, फिर एक टाइम पे हम मार्केट इकोनॉमी बन गए। जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो ज्यादातर स्टेट लेड अप्रोच थी, मतलब ज्यादातर सिर्फ सरकार देश की ही कंट्रोल करेगी, वो था, ठीक है ना। एक प्लान इकोनॉमी के तरीके से हम चलते थे। गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले करती थी, सारी इंडस्ट्री को कंट्रोल करती थी, संसाधन सारा खुद एलोकेट करती थी, प्रोडक्शन को रोक के रखती थी, कोई इस तरीके से नहीं, सरकार कंट्रोल करेगी। लाइसेंस चाहिए था अगर आपको कुछ भी बिजनेस खोलना हो उसके लिए, ठीक है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे जो सरकार के द्वारा ही चलते थे, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कोई बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्री, टाटा स्टील इंडस्ट्री हो गई, उस तरीके से। फिर 1991 के बाद हमने इंडिया में बदलाव होते हुए देखा। हमने देखा बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही थी, हम धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे थे। तो एक हमने इकोनॉमिक बदलाव लिया, और हमने जो सरकार ज्यादा कंट्रोल करती थी इकोनॉमी को, उसको थोड़ा कम कर दिया। थोड़े प्राइवेट लोगों को बोला कि आगे आके बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, और वर्ल्ड में भी व्यापार करो। हमारे देशों में भी बाहर से इन्वेस्टमेंट हुई, हमने भी बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करी, तो इससे थोड़ा इकोनॉमी हमारी बढ़ी, हमारा कंपटीशन बढ़ा मार्केट में। इससे धीरे धीरे इंडिया जो है ना वो एक मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम बन गया, यानी कि मार्केट इकोनॉमी धीरे धीरे बनने लग गया।
हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, इसीलिए हम लोग एक मिक्स इकोनॉमी है बेटा। ठीक है, डोंट मिस आउट। एवोल्यूशन क्या रहा, पहले हम लोग स्टेट अप्रोच रखते थे, यानी कि सरकार सब कंट्रोल करती थी, है ना, सरकार संसाधन लाती थी, लाइसेंस वाइसेंस सब, लेकिन 1991 में हमारे को इकोनॉमिक डिफिकल्टी हुई, हमने बदलाव करा और हमने सरकार के कंट्रोल कम करे, प्राइवेट एंटरप्राइजेस ज्यादा बढ़ाई और एक ग्लोबल ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंपटीशन बढ़ाया, ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड हमने इकोनॉमी को रखा है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है।